यार ये जम्मू कश्मीर में कितनी ठंड होती है, एक प्लेट गर्मा गर्म मैगी मिल जाती तो। यार ये केरला में इतनी बारिश क्यों होती है, इस बारिश में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो जाते तो मजा आ जाता। भाई ये राजस्थान में इतनी गर्मी क्यों, वैसे कोई ठंडा ठंडा करने का जूस लगवाओ भाई। हम कितने लकी है ना कि एक ही देश के अंदर हमें बर्फ, बारिश और रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों कि कहीं का क्लाइमेट हॉट होता है तो कहीं का कोल्ड, और क्लाइमेट और वेदर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और एटमॉस्फेयर का इसमें क्या रोल होता है, ये सारी चीजें समझाने के लिए मैं सिद्धार्थ शर्मा क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट का वन शॉट लेकर आ गया। इस वन शॉट के अंदर हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। इस वन शॉट की शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट मौजूद हैं, लेकिन उन 8 प्लैनेट में से केवल प्लैनेट अर्थ में लाइफ बसती है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? इसका एक वन वर्ड में आंसर है एटमॉस्फेयर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। दरअसल अर्थ को चारों तरफ से एक थिन ब्लैंकेट ने कवर करके रखा हुआ है। इस थिन ब्लैंकेट के अंदर कई सारी गैसेस पाई जाती हैं और इसी ब्लैंकेट ऑफ गैसेस को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, इसलिए यहां पे लाइफ पॉसिबल है। बाकी 7 प्लैनेट के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां पे लाइफ पॉसिबल भी नहीं है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर क्यों है और बाकियों के पास क्यों नहीं है? दरअसल अर्थ के पास एक ग्रेविटी, जिसके कारण हर चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। सिमिलरली इस ग्रेविटी के कारण अर्थ ने एटमॉस्फेयर को भी पकड़ के रखा हुआ है। बाकी प्लैनेट के पास ग्रेविटी ना होने के कारण उनके पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अब ये जो एटमॉस्फेयर होता है, ये हमारे कई सारे काम करता है। जैसे कि एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन गैस हमें रेस्पिरेशन करने में मदद करता है, हमें सांस लेने में मदद करता है, और इसी ऑक्सीजन गैस के कारण धरती पर लाइफ पॉसिबल हो पाई। यह एटमॉस्फेयर ही है जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। दरअसल दिन के समय बहुत सारी सनलाइट धरती के अंदर आके धरती को एकदम गर्म ना कर दे, वो एटमॉस्फेयर रोकता है। रात के समय बहुत सारी हीट धरती से बाहर ना निकल जाए और धरती एक फ्रीजर की तरह काम ना करे, वो भी एटमॉस्फेयर करता है। तो धरती को बहुत गर्म होने से और बहुत ज्यादा ठंडे होने से भी एटमॉस्फेयर ही बचाता है। एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन लेयर हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से भी बचाता है। यह अल्ट्रावायलेट रेस इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है जो हमें स्किन कैंसर तक कर सकती है। एटमॉस्फेयर इन यूवी रेस को ब्लॉक कर देता है और हम लोगों को इससे बचा लेता है। हमारी एनसीईआरटी के अंदर ग्रेविटी की एक डेफिनेशन दी हुई है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। धरती जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे ग्रेविटी कहा जाता है। लेकिन साइंस ये कहता है कि हर ऑब्जेक्ट इस संसार का दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है मास पे। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस धरती पर धरती से ज्यादा मास वाली चीज तो कोई है नहीं, इसलिए सारी की सारी चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। अगर इस धरती पर मैं धरती से ज्यादा मास वाली चीज को लाके रख दूं तो सारी चीजें जो धरती से चिपकी हुई है वो धरती को छोड़ के उस पर जाके अट्रैक्ट होने लगेंगी, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बथेरी गैसेस पाई जाती हैं। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं और इन गैस का क्या काम होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। 78% हमारे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है दोस्तों। नाइट्रोजन गैस हमें ग्रोथ करने में मदद करती है। सर हमने तो कभी नहीं सोचा कि नाइट्रोजन गैस कैसे हमें ग्रोथ करने में मदद करती है। आइए मैं आपको इसके पीछे की साइंस समझाता हूं। यहां पर आपके पास 2 तरीके के प्लांट्स मौजूद हैं। इस प्लांट को अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्लांट में आप पाएंगे कि यहां पर आपको कुछ पिंक कलर के डॉट्स देखने को मिलेंगे। ये पिंक कलर के जो डॉट्स हैं ये है राइजोबियम, जो कि एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है। और जो आप रेड कलर का क्रॉस देख रहे हैं वो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो वो प्लांट जिनकी रूट्स के पास राइजोबियम और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इस तरीके के प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी लेग्यूमिनस क्रॉप्स कहा जाता है। यानी हर वो क्रॉप जिसकी रूट्स पे
राइजोबियम और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उन्हें लेग्यूमिनस क्रॉप कहा जाता है। याद रहे, सारी क्रॉप के पास ये बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते हैं, केवल लेग्यूमिनस क्रॉप के पास ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। सर, लेग्यूमिनस क्रॉप कौन कौन सी होती है? हमारे पास जितनी भी दालें होती हैं, तुअर की दाल, मूंग की दाल, जितनी भी दालें होती हैं, सबकी सब लेग्यूमिनस क्रॉप है, क्योंकि इन क्रॉप्स की जड़ों में राइजोबियम और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। सारी दालें लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं एक्सेप्ट अरहर। अरहर की दाल कभी भी लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं होती है, क्योंकि उसकी जड़ों के पास राइजोबियम और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं होता है। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है, और यह नाइट्रोजन हमें ग्रोथ करने में मदद करता है। लेकिन कैसे, आइए मैं बताता हूं। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो फिर ये नाइट्रोजन हम कैसे लेते हैं, आइए वो समझाता हूं। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है। ये लेग्यूमिनस क्रॉप की जो रूट्स पे राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ये नाइट्रोजन को खाते हैं, और नाइट्रोजन को खा के दूसरी तरफ से पूप आउट करते हैं अमोनिया। यानी नाइट्रोजन खाया, अमोनिया निकाला। अब राइजोबियम ने जो अमोनिया निकाला, दूसरा वाला जो बैक्टीरिया है वो उस अमोनिया को खा लेता है और दूसरी तरफ से निकालता है नाइट्रेट। इस तरीके से इसकी जड़ों के पास नाइट्रेट बन के तैयार हो जाता है। अब लेग्यूमिनस क्रॉप उस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस तरीके से लेग्यूमिनस क्रॉप के अंदर नाइट्रेट आ जाता है, जिसके कारण ये ग्रोथ कर पाती है। सर, ये क्रॉप तो ग्रो कर गई, मैं कैसे ग्रो करूंगा? तो अगर मैं एक वेजिटेरियन हूं तो मैं ये लेग्यूमिनस क्रॉप खाऊंगा, मैं दालें खाऊंगा, और इस तरीके से उनके अंदर मौजूद नाइट्रेट मेरी बॉडी में आ जाएगा और मैं ग्रोथ करूंगा। अगर मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूं तो एक गोट पहले इस लेग्यूमिनस क्रॉप को खाएगी, इससे उसका नाइट्रेट उस गोट के अंदर आ जाएगा, और मैं उस गोट को खाऊंगा तो उस गोट के अंदर मौजूद नाइट्रेट मेरे अंदर आ जाएगा। ये पूरी साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन हम इतने अनफॉर्चुनेट हैं कि हम इसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। पहले लेग्यूमिनस क्रॉप इन नाइट्रोजन को अमोनिया और फिर अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है, वो नाइट्रेट लेग्यूमिनस क्रॉप में जाता है और फिर लेग्यूमिनस क्रॉप से हमारी बॉडी में आता है। इसके बाद आते हैं हम लोग ऑक्सीजन गैस पे। हमारे एटमॉस्फेयर में दूसरे नंबर पे जो गैस पाई जाती है वो है ऑक्सीजन गैस। 21% गैस ऑक्सीजन गैस है। आपको ऑक्सीजन गैस का एक तो रीजन पता है कि वो हमें रेस्पिरेशन करने में, यानी कि हमें सांस लेने में मदद करती है, लेकिन दूसरा रीजन यहां पे लिखा हुआ है कि ये हमें कंबशन करने में भी मदद करती है, यानी आग बिना ऑक्सीजन गैस के नहीं जल सकती। मैं इसके लिए आप लोगों के लिए एक एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूं। यह सारा झांकी मंडप मैं सुनील भैया के स्टूडियो से लेकर आया हूं। अब हम यहां पर इस पेपर को जलाएंगे, क्योंकि इस स्टूडियो के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो यह पेपर आसानी से जल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पेपर को इस ग्लास से कवर कर दूंगा, और जैसे ही मैंने इस पेपर को इस ग्लास से कवर किया, आप ये पाएंगे कि इसकी आग बुझ चुकी है। इसकी आग क्यों बुझ गई? क्योंकि इस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन नहीं था, और बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलती। तो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो 21% ऑक्सीजन है वो आग जलाने के लिए मदद करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 0.93% अर्गॉन है। आप सभी को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 के अंदर इनर्ट गैस यानी कि नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। आर्गॉन एक नोबल गैस है जो नॉन रिएक्टिव होती है, कोई काम नहीं आती, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम 0.04% है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा काम होगा, आप सभी को पता होगा कि प्लांट अपना खाना बनाते हैं, और उस खाने बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में यानी खाना बनाने में मदद करते हैं। और उसके बाद 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में बाकी की गैसेस है, जैसे कि नियॉन, हीलियम, मीथेन, ओजोन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कई सारी गैसेस हैं। कौन सी गैस कितनी है मैंने आपको सब बता दिया। इसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपसे क्वेश्चन क्या है, विच गैस इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन एटमॉस्फेयर? जस्ट अभी बताया। पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
कर दिया आंसर। दोस्तों एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सी गैस होती है? तो फर्स्ट नंबर पे आती है नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन मौजूद है। तो जितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का जवाब सी नाइट्रोजन किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कि उस एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस है और कितने कितने परसेंट है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। दरअसल हमारा एटमॉस्फेयर 5 अलग अलग लेयर से मिलकर बना है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। यानी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 5 लेयर है। उन पांचों लेयर के नाम ये हैं आपके सामने। इन सबके नाम सीक्वेंस से याद रखना जरूरी है और इसको याद रखने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई है। दोस्तों वो ट्रिक ये है, द सुपर मैन ट्रेवल्स एवरीवेयर। द सुपरमैन ट्रेवल्स एवरीवेयर, जिसमें टी से सबसे पहला आएगा ट्रोपोस्फेयर, एस से आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, एम से आएगा मीसोस्फेयर, फिर दूसरे टी से आएगा थर्मोस्फेयर और ई से आएगा एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की है। अब यहां पर एक बात बोली गई है और ये क्या कह रहा है? द डेंसिटी ऑफ एयर इज हाईएस्ट नियर द अर्थ सरफेस एंड डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। अब इस पूरी लाइन के अंदर आपको 2 वर्ड्स दिक्कत दे रहे होंगे, लेकिन भाई आया है सब सिखा के जाएगा। सबसे पहले यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, दैट इज डेंसिटी। सर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने डेंसिटी फिजिक्स में पढ़ी होगी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो यहां पे मान लेते हैं मेरे पास 2 कंटेनर हैं। दोनों कंटेनर का वॉल्यूम एक जैसा है। दोनों कंटेनर का वॉल्यूम एक जैसा है। दोनों कंटेनर के अंदर सेम अमाउंट का आप मास भर सकते हो, लेकिन एक कंटेनर के अंदर मैंने कम मास रखा है और एक कंटेनर के अंदर मैंने बहुत सारा मास भर के रखा हुआ है। तो जिस कंटेनर में मास ज्यादा होगा, उतनी सी एरिया के अंदर ज्यादा मास भरा होगा, मैं उससे कहूंगा कि वो ज्यादा डेंसर है। तो ये मोर डेंसर है क्योंकि उसके उस वॉल्यूम के अंदर ज्यादा मास भरा हुआ है। और जिस कंटेनर के अंदर उसी वॉल्यूम के अंदर कम मास भरा हुआ है, मैं उसको कह सकता हूं कि वो लेस डेंसर है। तो यहां पर यह कहा गया है कि भाई अगर आप धरती से ऊपर जाते जाएंगे, एल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, तो यह कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ एयर इज हाईएस्ट नियर द अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ की एयर की डेंसिटी की बात करें तो अर्थ की सरफेस के पास डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी। अर्थ की सरफेस के पास डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, एल्टीट्यूड बढ़ाने पर डेंसिटी कम होती जाती है। तो मैंने आपको कहा था इस पूरी लाइन के अंदर 2 वर्ड तुमको दिक्कत देंगे, एक डेंसिटी जो मैंने यही निपटा दिया, और दूसरा है एल्टीट्यूड। व्हाट इज एल्टीट्यूड? भाई मैं जब छोटा था तो मेरी जो बड़ी बहन थी वो हमेशा मेरे साथ हाइट कंपेयर करा करती थी। जब तक मैं उससे छोटा था हाइट में, तब तक वो मुझसे कहती थी हाँ अभी तो तू छोटा रह गया, लटका कर, हॉर्लिक्स पिया कर। लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको क्रॉस करना शुरू किया वो चीटिंग करने लगी। कभी वो अपने टोस पे खड़ी हो जाती, कभी वो चेयर पे चढ़ के खड़ी हो जाती, किसी हायर इलाके पे जाके खड़ी हो जाती। अब बताइए अगर हाइट को कंपेयर करना है तो दोनों का एक नॉर्मल ग्राउंड पे खड़ा होना जरूरी है। अगर एक ऊंचे इलाके पे खड़ा होगा, एक नीचे इलाके पे खड़ा होगा, तो हाइट कैसे कंपेयर होगी? सिमिलरली धरती पर मौजूद बहुत सारी चीजें हैं, कोई एशिया में है तो कोई नॉर्थ अमेरिका में है, तो इनकी हाइट कैसे कंपेयर करी जाए? इनकी हाइट को कंपेयर करने के लिए एल्टीट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है। एल्टीट्यूड कहता है कि हम डिस्टेंस को नापेंगे फ्रॉम सी लेवल। यह है आपकी सी, यह है आपकी सी, और यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर है आपके पास जमीन, यहां पर है आपके पास जमीन। तो अगर आपको किसी भी चीज की हाइट नापनी है, मान लेते हैं कि यहां पर मैंने एक पेड़ बनाया, यहां पर मैंने एक पेड़ बनाया, ठीक है, और मैं चाहता हूं इस पेड़ की हाइट नापना। तो इस पेड़ की हाइट नापी जाएगी दोस्तों सी से। ये देखिए सी के लेवल से, यानी कि यहां से इसकी हाइट नापी जाएगी। ये
अगर मान लेते हैं मेरे पास एक टावर है, मान लेते हैं मेरे पास यहां पे एक टावर मौजूद है, मुझे उस टावर की हाइट नापनी है, तो उस टावर की हाइट भी नापी जाएगी दोस्तों सी के लेवल से, यानी कि यहां से टावर की हाइट भी नापी जाएगी सी से। तो धरती पर मौजूद सारी चीजों की हाइट सी लेवल से नापी जाती है। सर सी लेवल ही क्यों? क्योंकि सी पूरी धरती पर है, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, सबके पास सी है। तो सब लोग सी से हाइट नापते हैं, तो एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, और इसी को कहा जाता है एल्टीट्यूड। ठीक है, सी लेवल में मैंने सिंपल से आपको बताया कि यहां पर सी लेवल 0 है, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे सी लेवल 0 है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे सी लेवल से आपकी हाइट बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। हमें पांचों लेयर को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ट्रोपोस्फेयर पे। यह हमारे एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है, यह वो लेयर है जो अर्थ के सबसे पास है, अर्थ के कांटेक्ट में है। अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो धरती से 12 किलोमीटर ऊपर तक आप लोगों को ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलेगी। ट्रोपोस्फेयर के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। अगर आप ट्रोपोस्फेयर में यहां पर हैं तो यहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज। और यही बात यहां पे लिखी हुई है कि जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में एल्टीट्यूड बढ़ाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, ट्रिक बताता हूं, तुम्हारे मेरे बीच तक रहनी चाहिए। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में जब आप जाते हो तो हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मीसोस्फेयर में फिर टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और थर्मोस्फेयर में फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, और एक्सोस्फेयर में कुछ भी नहीं होता है, ना डिक्रीज ना इंक्रीज। तो पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, फिर कुछ नहीं। यह ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट बढ़ाने पर, स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। इसके अलावा बताया गया है कि अगर आप ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो इसके अंदर वो सारी एयर मौजूद है जो हम सांस लेने में यूज करते हैं। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो आपको मैंने बताया था ना 21% ऑक्सीजन है, वो सारा की सारा ऑक्सीजन इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही पाया जाता है। अब अगर मान लीजिए आपने घर बना लिया, इतना ऊंचा घर बना लिया कि वो ट्रोपोस्फेयर को फाड़ के स्ट्रेटोस्फेयर में चला गया, तो अगर तुम उस घर की छत पे खड़े हो जाओगे ना तो तुमको सांस नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी हवा जिसमें तुम सांस लेते हो ऑक्सीजन वो ट्रोपोस्फेयर में मौजूद है। यही नहीं, ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो जितने भी वाटर वेपर और जितनी भी क्लाउड्स हैं वो सब की सब ट्रोपोस्फेयर में। जितने भी क्लाउड्स, आप जितने भी बादल देख रहे हो सारे के सारे बादल ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं। और इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी वेदर फिनोमेना होता है, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे फॉग हो रही हो, चाहे हेलस्टॉर्म हो रहा हो, चाहे स्नो हो रही हो, चाहे भी हो रहा है, वो सब की सब ट्रोपोस्फेयर में होता है, क्योंकि बादल ट्रोपोस्फेयर में, और बादल से ही सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। तो सारा की सारा वेदर फिनोमेना ट्रोपोस्फेयर में होता है। अब जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर चालू होता है, जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है स्ट्रेटोस्फेयर चालू होता है, उस बाउंड्री को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। जहां ट्रोपोस्फेयर पॉज हो जाए वो है ट्रोपोपॉज, जहां ट्रोपोस्फेयर पॉज हो जाए वो है ट्रोपोपॉज। ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट की बात करें तो यहां पे साफ लिखा हुआ है कि 50 किलोमीटर तक जाती है, यानी कि यहां से यहां तक 12 किलोमीटर था, और फिर 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आप लोगों को स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगी। यह हमारी दूसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की। यह वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर होती है। इस लेयर की खासियत जानते हो क्या? इस लेयर में सारे एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, और यही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा
कि बताइए उस एटमॉस्फेयर की लेयर का नाम जिसमें एरोप्लेन उड़ाया जाता है। एरोप्लेन उड़ाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर वो आपसे कहेगा वाई, क्यों इसमें आप एरोप्लेन उड़ाते हो? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी बादल वगैरह होते हैं वो सारे के सारे बादल ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। जो भी आंधी तूफान बारिश बर्फ जो भी होगा वो सब ट्रोपोस्फेयर में होगा। तो अगर आप इन बादलों के ऊपर एरोप्लेन उड़ाओगे तो तुम्हें विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। बादलों में तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो पहला रीजन तो यह है कि बादलों के चक्कर में विजिबिलिटी यहां पे कम होती है, इसलिए बादलों के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन उड़ाया जाता है। अब तुम एरोप्लेन उड़ा रहे हो और अगर मान लो आंधी तूफान बर्फ बारिश ये सब हो गई, तो इन सबसे बचने के लिए इनके ऊपर एरोप्लेन उड़ाया जाता है ताकि जो भी वेदर फिनोमिना में चेंज आ रहा है वो नीचे आ रहा है। क्लियर हो गया? तो यही बात बताई गई है कि यहां पे एरोप्लेन उड़ाया जाता है। क्यों उड़ाया जाता है वो मैंने आपको डिस्कस कर बता दिया। स्ट्रेटोस्फीयर की एक बहुत ही खास बात यह है कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक खास तरीके की लेयर होती है। इस लेयर को हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। ये जो ओजोन लेयर होती है ये O3, जिसे हम केमिस्ट्री में ओजोन कहते हैं, उसके मॉलिक्यूल से बनी होती है, इसीलिए इसको ओजोन लेयर कहा जाता है। ये ओजोन लेयर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोक देता है। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस हमारी स्किन के लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत खतरनाक है। अगर ये धरती तक आ गई ना और हमारी स्किन पे पड़ गई ना तो हमें स्किन कैंसर तक हो सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओजोन लेयर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को ब्लॉक करता है। जैसे जहां ट्रोपोस्फीयर पॉज हुआ था उस बाउंड्री को ट्रोपोपॉज कहा गया था, उसी तरीके से जहां स्ट्रेटोस्फीयर पॉज होता है उस बाउंड्री को स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। यानी कि ये वाली जो बाउंड्री आप देख रहे हैं जहां पे स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होता है और मीसोस्फीयर चालू होता है, इसे स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। सर स्ट्रेटोस्फीयर के बाद कौन सी लेयर है? तीसरे नंबर की जो लेयर है वो है मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर तीसरी लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट ऊपर वाली लेयर है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 50 किलोमीटर से, जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रोपोस्फीयर 12 किलोमीटर तक है, फिर 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आप लोगों की स्ट्रेटोस्फीयर है, और फिर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक आप लोगों की मीसोस्फीयर है। तो मीसोस्फीयर की हाइट अप टू 80 किलोमीटर तक जाती है। मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पे टेंपरेचर डिक्रीज होता है हाइट बढ़ने पर, यहां पर इंक्रीज होता है और यहां पे फिर डिक्रीज होता है। और यही बात यहां लिखी हुई है कि इस लेयर में टेंपरेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते हो। अब स्पेस में कई सारी पत्थर के टुकड़े ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहे होते हैं, उनको कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। लेकिन जब ये एस्टेरॉइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, हमारी ग्रेविटी में आ जाते हैं और आने के बाद धरती की तरफ आने लगते हैं, तो इन्हीं एस्टेरॉइड्स को मीटेरॉइड्स कहा जाता है। तो पत्थर का टुकड़ा जब तक स्पेस में चक्कर काट रहा है दैट इज एस्टेरॉइड, लेकिन जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर लेता है उसको हम मीटेरॉइड्स कहते हैं। अब ये जो मीटेरॉइड्स आ रहे हैं जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और एटमॉस्फेयर की यहां तक तो चले जाते हैं, यहां तक आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी एंटर कर जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही एम फॉर मीटेरॉइड्स, एम फॉर मीसोस्फीयर में आते हैं तो ये सारे के सारे जल भून के राख हो जाते हैं। तो बेसिकली ये मीसोस्फीयर जो है ये हमें मीटेरॉइड से बचाती है, क्योंकि जो भी मीटेरॉइड आता है वो यहां पर आके जल जाता है। अगर मीसोस्फीयर नहीं होते तो ये सारे के सारे मीटेरॉइड धरती पर गिरते, कुछ मेरे घर पर गिरते, कुछ तुम्हारे घर पर गिरते। तो मीसोस्फीयर हमें मीटेरॉइड से बचाता है। मीसोस्फीयर के बाद अगली जो लेयर आती है वो है थर्मोस्फीयर। मीसोस्फीयर के जस्ट ऊपर वाली लेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर की चौथी लेयर है दोस्तों। अगर हम थर्मोस्फीयर की बात करें तो इसकी हाइट की अगर अपन सबसे पहले बात करें तो ये 80 से 700 किलोमीटर तक जाती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ट्रोपोस्फीयर 12 किलोमीटर तक होती है, फिर 12 से 50 किलोमीटर तक आपकी स्ट्रेटोस्फीयर होती है, फिर 50 से 80 किलोमीटर तक आपकी मीसोस्फीयर होती है, और 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक
आपकी थर्मोस्फीयर होती है। ये वो लेयर होती है जिसमें हम सारी सैटेलाइट्स को पार्क करते हैं। आपको क्या लगा सैटेलाइट स्पेस में होती है? जी नहीं, सैटेलाइट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही होती है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर से बाहर चली गई तो ये सैटेलाइट धरती के चक्कर लगाना बंद कर देगी और एटमॉस्फेयर में लुढ़कती चली जाएगी। इस सैटेलाइट का धरती के चक्कर काटना जरूरी है, ताकि टीवी वाले इस सैटेलाइट पे सिग्नल भेजेंगे और फिर वो सैटेलाइट मेरे घर के टीवी पे उस सिग्नल को भेजेगी। तो ये जितनी भी सैटेलाइट होती हैं ये थर्मोस्फीयर में रिवॉल्व कर रही होती है। थर्मोस्फीयर के बारे में एक बात बताई गई है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पे टेंपरेचर डिक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में टेंपरेचर इंक्रीज होता है, उसके ऊपर जाएंगे आप मेसोस्फीयर में जाएंगे फिर टेंपरेचर डिक्रीज होता है, और जैसे ही आप थर्मोस्फीयर में जाएंगे टेंपरेचर एकदम से इंक्रीज होने लगता है, सडन इंक्रीज हो जाता है। और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वाई, ऐसा क्यों होता है? माना यहां टेंपरेचर डिक्रीज देन इंक्रीज फिर डिक्रीज देन इंक्रीज, यहां पे टेंपरेचर बढ़ेगा, गर्मी होने लगेगी, लेकिन यहां एकदम से बहुत गर्मी होने लगती है, ऐसा क्यों? दरअसल सन से दो तरीके की रेज निकलती हैं, एक निकलती है एक्स रेज और एक निकलती है अल्ट्रावायलेट रेज। थर्मोस्फीयर एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज दोनों को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण थर्मोस्फीयर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और थर्मोस्फीयर में बहुत गर्म होती है। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में खास लेयर होती है जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है, वैसे ही थर्मोस्फीयर में भी एक खास लेयर होती है जिसे हम लोग आयोनोस्फीयर कहते हैं। तो अगर तुमसे कहे ओजोन लेयर कहां होता है तो बोलना है स्ट्रेटोस्फीयर में, आयोनोस्फीयर कहां होता है तो थर्मोस्फीयर में। ठीक है, अब आपने एक बहुत ही बढ़िया वेदर फिनोमिना देखा होगा जिसे ऑरोरा कहा जाता है। नॉर्दर्न लाइट, सदर्न लाइट्स भी इनको कुछ लोग कहते हैं। सर हमने तो नहीं देखा, अभी दिखा देते हैं, ये देखो। हाँ सर ये तो देखा है, वो ठंडी वाली जगह होती है ना सर, वहां पे होता ही है। क्या चीज है ये? आओ मैं बताता हूं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको अर्थ देखने को मिलेगी, और अर्थ के दो पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में तुमको ये देखने को मिलेगा जिसे ऑरोरा कहा जाता है। दरअसल ऑरोरा का मतलब होता है डॉन, जो कि एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है, डॉन। डॉन क्या होता है? सर डॉन का इंतजार तो 7 मुल्कों की पुलिस कर रही है। अरे ये वो डॉन नहीं है मेरी लाल। डॉन का मतलब होता है जब सूरज सनराइज होता है तो जो शुरुआत की जो रोशनी होती है उसे डॉन कहा जाता है। डॉन यानी सूरज का उगना, सनसेट यानी कि सूरज का डूबना। तो जो पहली किरण होती है उसे डॉन कहा जाता है। दरअसल एक आपके सामने मैं आपको बताना चाहता हूं, एक रोमन गॉडेसेस थी जिनका नाम था अरोरा, जो गॉडेस ऑफ डॉन थी, उनके नाम पे अरोरा रखा गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो होता क्या है। यहां पर है आपका सन, और सन पे लगातार धमाके होते रहते हैं। अगर आप सन की कभी YouTube पे वीडियोस देखो तो सन में से लगातार धमाके होते रहते हैं और फ्लेम्स निकलती रहती हैं। सन से जो ये फ्लेम्स निकलती हैं, ये जो सोलर रेडिएशन निकलता है, ये धरती की तरफ आ रहा होता है। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि धरती एक बड़े से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसके पास एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। ये मैग्नेट क्या करता है, सन से आने वाली रेडिएशन को पोल्स की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है, पोल्स की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। अब सन से जो रेडिएशन आ रही थी, अर्थ के मैग्नेटिज्म के कारण वो पोल की तरफ चली गई, और जैसे ही ये पोल की तरफ जाती हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाती हैं, तो वहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की थर्मोस्फीयर लेयर के अंदर जो गैसेस होती हैं उनके साथ रिएक्ट करती हैं। सन की रेडिएशन थर्मोस्फीयर, कहां की थर्मोस्फीयर? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के थर्मोस्फीयर की गैसेस के साथ रिएक्ट करती है। और जब ये सन की रेडिएशन उन गैसेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो भिन्न भिन्न तरीके की लाइट्स बनती है, कोई ग्रीन, कोई ऑरेंज, कोई ब्लू, कोई रेड, और इस तरीके के दृश्य वहां के आसमान में देखने को मिलते हैं। ये जो अरोरा आप देख रहे हैं ये केवल पोल्स पर देखने को मिलता है। पोल्स की थर्मोस्फीयर की गैसेस, पोल्स की थर्मोस्फीयर की गैसेस सन से आने वाली रेडिएशन के साथ रिएक्शन करती हैं और ये लाइट्स बनती हैं। अब ये जो आप अरोरा देख रहे हैं इनके दो नाम होते हैं,
नॉर्थ पोल की तरफ बनने वाले अरोरा का नाम होता है अरोरा बोरियोलिस, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्थ पोल के पास बनता है। और साउथ पोल की तरफ बनने वाले अरोरा का नाम होता है अरोरा ऑस्ट्रालिस, जो कि साउथ पोल यानी सदर्न हेमिस्फीयर में बनता है। तो ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं ये आपको थर्मोस्फीयर में देखने को मिलेंगी, और पूरे धरती के थर्मोस्फीयर में नहीं, केवल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के थर्मोस्फीयर में आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद एक आखिरी लेयर जो एटमॉस्फेयर की है वो है एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं दोस्तों। ये इतनी दूर है धरती से कि धरती की जो ग्रेविटी है वो यहां पे नाक के बराबर लगने लगती है। तो एग्जॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं, उनको धरती की ग्रेविटी फील ही नहीं होती है। तो वो धीमे धीमे करके हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल यहां से स्पेस में एस्केप करने लगते हैं। और यही बात बताई गई है कि यहां से हीलियम और हाइड्रोजन की गैसेस जो होती हैं वो एस्केप करती हैं। अब मैंने आपको 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बता दी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कराता हूं, चेक भी तो करें कि जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन कहता है टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, हाइट बढ़ने पर किस लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। आपको वीडियो पॉज करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना है। किया तुमने वीडियो पॉज? नहीं किया ना? अरे जल्दी कर दे मेरे लाल भाई। इस वाले क्वेश्चन को मैंने अभी आपको ट्रिक से बताया था कि अगर आप ट्रोपोस्फियर की बात करें तो यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट बढ़ाने पर। दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तीसरी लेयर में फिर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। चौथी लेयर में फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और पांचवी लेयर में कुछ नहीं होता है, ना डिक्रीज ना इंक्रीज। तो याद रहे, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज। उसने कहा था डिक्रीज किस में होता है? डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फियर में और उसके बाद मीसोस्फियर में। तो जितने बच्चों ने इसका जवाब सी दिया था उनका जवाब बिल्कुल सही है। इजी था ना? चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन कहता है विच लेयर इज आइडियल फॉर एरोप्लेन। डुंग 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 डुंग। कौन सी लेयर में एरोप्लेन उड़ाना आसान है? वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जवाब दो। किया? मैंने अभी बताया ट्रोपोस्फियर में सारे बादल हैं, बादल से विजिबिलिटी कम होती है। ट्रोपोस्फियर में सारे वेदर फिनोमिना हो रहे हैं, आंधी तूफान बारिश बर्फ सब यह हो रहे हैं। तो ट्रोपोस्फियर में मत उड़ाओ एरोप्लेन, उसके ऊपर उड़ाओ स्ट्रेटोस्फियर में। अब तुम बोलोगे अगर उड़ाना ही है तो फिर तो आप कहीं भी उड़ा दो, मीसोस्फियर में उड़ाओ, थर्मोस्फियर में उड़ाओ, एक्सोस्फियर में उड़ाओ। अरे जितना ऊपर जाओगे फ्यूल उतना लगेगा, फिर नीचे आने में भी उतना टाइम लगेगा, फ्यूल लगेगा। तो ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटोस्फियर में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने इसका जवाब बी स्ट्रेटोस्फियर दिया था उनका जवाब सही है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि क्लास के बीच में अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछा करूं तो प्लीज आप इसको पॉज करके जरूर अटेम्प्ट किया करें। जब आपका जवाब सही होगा ना तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। बहुत सिंपल तरीके से मैं तुमको बताता हूं। वेदर की अगर हम बात करें तो एक छोटे प्लेस में एक छोटे टाइम पीरियड पे जो वेदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो वेदर होता है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं। मेरा ऑफिस मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। एक दिन मैं रात को निकला, मैंने बाहर जाके देखा ऑफिस के तो बारिश हो रही थी। मैं खड़ा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मेरी मम्मी का फोन आया, कहती आए नहीं, इतना लेट हो गए। मैंने कहा बारिश हो रही है। उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हो, यहां कोई बारिश नहीं हो रही है। अब मैं उनको क्या बताऊं कि वेदर चेंज होता है। हम दोनों एक सिटी में, मेरा घर भी एक सिटी में है, मेरा ऑफिस भी एक ही सिटी में है, लेकिन उसके बावजूद उस सिटी के एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में बारिश हो रही है और उसी सिटी के दूसरे पर्टिकुलर एरिया में उसी पर्टिकुलर टाइम में बारिश नहीं हो रही है। दिस इज वेदर। लेकिन किस क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट एक बड़े एरिया का होता है, एक लंबे टाइम पीरियड का होता है। एक बड़े से एरिया का 30 साल तक एवरेज का वेदर का एवरेज निकाला जाता है। एक बड़े से एरिया का 30 साल तक उसके वेदर का एवरेज निकाला जाता है कि उसका वेदर कैसा रहता है। वहां बारिश होती है, वहां धूप निकलती है, वहां बर्फ गिरती है,
और उससे क्लाइमेट निकल के आता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, क्योंकि हमारे वहां ज्यादातर टाइम बारिश होती रहती है। ज्यादातर टाइम बारिश, या तो बारिश आ रही है, या तो बारिश हो रही है, या तो बारिश जा रही है। तो इंडिया का वेदर का एवरेज निकाला जाए तो ज्यादातर मॉनसून होता है, इसलिए हमारा क्लाइमेट मॉनसून टाइप है। और पिछले 30 साल से इंडिया का वेदर मॉनसून टाइप, क्लाइमेट मॉनसून टाइप है। वेदर की बात करें तो वेदर जो होता है वो हर दिन चेंज हो सकता है, इवन घंटों में चेंज हो सकता है। भाई बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मैंने कहा चल 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 पतंग लेकर चल 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 चल, हम दोनों छत पे भागे पतंग लेके, और ऊपर गए तो हवा चलना बंद हो गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले वेदर जो था वो विंडी था, अब नहीं है। तुम्हारी मम्मी ने कपड़े धोए बाहर सुखा दिए, क्योंकि सन निकला हुआ था, सनी वेदर था। वो अंदर गई, उन्हें रोटी बनाई, थोड़ी देर बाद देखा बारिश हुई, सूखे कपड़े गीले हो गए। क्यों? क्योंकि वेदर चेंज होता है। 1 घंटे पहले कुछ था, 1 घंटे बाद कुछ और होगा। मुझे आज ऑफिस वालों ने कहा चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं सैटरडे, ठीक है, मैंने 6,000 रुपए का टर्फ बुक कर लिया। अब 4 दिन बाद सैटरडे है, मुझे नहीं मालूम सैटरडे के दिन बारिश होगी कि नहीं होगी। वेदर चेंज होता है, हर दिन चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट ऐसे बार बार चेंज नहीं होता। क्लाइमेट लंबे समय तक चलता है। अभी हमारे वहां सिंपल सी बात है कि इस समय मॉनसून आने वाला है, फिर मॉनसून के बाद विंटर आएगा, फिर विंटर के बाद फिर समर आएगा। वेदर की बात करें, जैसा कि मैंने कहा, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पल भर में चेंज हो सकता है। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वेदर का एक एग्जांपल है कि आज दिल्ली में बारिश हो रही है, दिस इज वेदर। क्लाइमेट का एग्जांपल है कि राजस्थान का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई होता है। अब हॉट एंड ड्राई होता है तो होता है, तुम कभी भी चले जाओ, कभी भी चले जाओ, हॉट एंड ड्राई ही है। तुम्हें राजस्थान में बर्फ गिरती भी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा। इसके ऊपर जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख दो लिख दो। राइट डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। समझ गए? अच्छा लगा समझने में? तो एक बार फटाक से वीडियो लाइक कर दो। अब हम बात करते हैं कि जो ये वेदर और क्लाइमेट है, ये कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। टू बी प्रिसाइज 5 चीजों पर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड। तो ये 5 चीजों के ऊपर वेदर और क्लाइमेट डिपेंडेंट होते हैं। आइए एक एक करके इन 5 को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टेम्परेचर की। टेम्परेचर के हिसाब से वेदर और क्लाइमेट दोनों चेंज होते हैं। और आपको तो पता ही है कि टेम्परेचर दिन और रात में भी चेंज हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लेते हैं कि सुबह के 8 बजे टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, 11 बजे टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद दोपहर के 1 बजे टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, दोपहर के 3 बजे टेम्परेचर हो गया भाई साहब 40 डिग्री सेल्सियस, और रात के 10 बजे फिर टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। रात के 10 बजे टेम्परेचर ड्रॉप होके हो गया दोस्तों, मान लेते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस। अब एक दिन में टेम्परेचर कितनी बार चेंज हुआ? आपने करना क्या है कि अगर आप दिन के हाईएस्ट टेम्परेचर को, दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर कम था, दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर था 3 बजे 40 डिग्री सेल्सियस, यह था आपका मैक्सिमम टेम्परेचर दिन का। दिन के लोवेस्ट टेम्परेचर, दिन का लोवेस्ट टेम्परेचर कब था? दिन का लोवेस्ट टेम्परेचर था सुबह 8 बजे 25 डिग्री सेल्सियस, यह लोवेस्ट टेम्परेचर है। जब आप दिन के हाईएस्ट टेम्परेचर से दिन के लोवेस्ट टेम्परेचर को माइनस कर देते हो, जब आप हाईएस्ट टेम्परेचर से लोवेस्ट टेम्परेचर को माइनस कर देते हो, तो जो निकल के आता है उसे कहा जाता है डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्लाइमेट और वेदर दोनों को डिपेंड करता है, और टेम्परेचर दिन में कई बार चेंज होता है। और जब आप हाईएस्ट टेम्परेचर को लोवेस्ट टेम्परेचर से माइनस कर देते हो तो उसे डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इसके अलावा यह कह रहा है कि टेम्परेचर सीजन्स में भी चेंज होता है। अरे ये तो पता ही है, समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, विंटर सीजन में कम होता है। इसके अलावा कहा गया है कि टेम्परेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है इंसोलेशन। अब सिट सर की क्लास में तुम्हें एक बात तो पता ही है
कि अगर एनसीईआरटी के कोने में भी कोई डेफिनेशन लिखी हुई है तो सिट सर उसको कवर करके तुमको बताएंगे। इंसोलेशन रेड कलर से है, इसका मतलब एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन दी हुई है और तुम्हारी एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछी जा सकती है। तो आओ सबसे पहले समझते हैं कि इंसोलेशन क्या होता है। ये देखिए, यह है हमारी सन और यह हमारी धरती, धरती मेरी मां है। अब सन से सनलाइट जो है वो हमारी धरती की तरफ आती है। सन से सनलाइट जो है वो हमारी धरती की तरफ आती है। धरती सन के इस तरीके से चक्कर काटती है कि सन हमेशा इक्वेटर के ऊपर होता है और इसी रीजन से मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि इक्वेटर के ऊपर हमेशा सन होने के कारण इस वाले इलाके में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो इलाका है ये सबसे ज्यादा गर्म है पूरी धरती पर। इस इलाके को कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन, कुछ लोग इसे टॉरिड जोन भी कहते हैं। अब सन हमेशा इक्वेटर के ऊपर होता है इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी यहां होती है। इसके बाद इससे कम गर्मी इससे ऊपर वाले इलाके में होती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो इलाका है यहां पर उससे कम गर्मी होती है। इसे कहा जाता है टेम्परेट जोन। इसे कहा जाता है टेम्परेट जोन। और अगर सबसे कम गर्मी की अगर हम बात करें तो वह आती है आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल के बीच की। यहां पे सबसे कम गर्मी होती है, यहां पे सबसे ज्यादा ठंडी होती है। इस इलाके को कहा जाता है फ्रिजिड जोन। कहां से कहां होता है फ्रिजिड जोन दोस्तों? आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल। दिस इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। तो सन से सनलाइट जो है वो धरती की तरफ आ रही है और धरती ये जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है इसी को कहा जाता है इंसोलेशन। द इनकमिंग सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। सन से आने वाली सोलर एनर्जी को जब धरती एब्जॉर्ब कर लेती है दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन। अभी मैंने आपको बताया कि इंसोलेशन डिपेंड करता है। यहां पे इंसोलेशन सबसे ज्यादा होता है, यहां पर थोड़ा कम होता है और यहां पे सबसे कम होता है। ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज्यादा इंसोलेशन, टेम्परेट जोन में उससे कम इंसोलेशन और फ्रिजिड जोन में सबसे कम इंसोलेशन। इसके 2 रीजन है। पहला कि इक्वेटर के ऊपर हमेशा सन होता है। तो पहला रीजन क्या बताया मैंने? पहला रीजन यह बताया कि इक्वेटर के ऊपर हमेशा सन होता है। तो क्योंकि इक्वेटर के ऊपर हमेशा सन होता है इसलिए इस वाले इलाके में सबसे ज्यादा इंसोलेशन होता है। दूसरा, इस इलाके में हमेशा इंसोलेशन क्यों होता है? आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारा धरती है, अगर आपने कभी ग्लोब देखा हो तो ग्लोब दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है। इससे पता चलता है धरती थोड़ी सी टेढ़ी है और जब धरती टेढ़ी होती है तो सन से आने वाली जो सनलाइट होती है वो इस इलाके पे डायरेक्ट पड़ती है और ऊपर वाले इलाके में स्लैंटिंग में पड़ती है। जहां डायरेक्ट पड़ेगी वहां ज्यादा गर्मी होगी, जहां स्लैंटिंग में पड़ेगी वहां कम गर्मी होगी। अरे हमने यहां आग लगा दी, मैं कह रहा हूं अपना हाथ डायरेक्ट उस आग में डाल दो तो तुम्हें ज्यादा गर्मी लगेगी। अब मैं कह रहा हूं अपना हाथ स्लैंटिंग में रखो, टेढ़े में रखो, तो गर्मी तो आएगी लेकिन कम गर्मी आएगी। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल जोन में डायरेक्ट सनलाइट आती है और अगर आप फ्रिजिड जोन की बात करें तो वहां पे सनलाइट स्लैंटिंग में जाती है, टेढ़े में जाती है। ये 2 रीजन के कारण यहां पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन, उससे कम इंसोलेशन यहां पे, सबसे कम इंसोलेशन यहां पे। क्लियर हो गया? तो इंसोलेशन क्या होता है मैंने बताया, कहां इंसोलेशन ज्यादा होता है मैंने बताया, क्यों इंसोलेशन ज्यादा होता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। इससे ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों टेम्परेचर पे तो मैंने आप लोग को बता दिया कि वेदर और क्लाइमेट कैसे डिपेंड करता है। टेम्परेचर के बाद आता है ह्यूमिडिटी। सर व्हाट इज ह्यूमिडिटी? यहां पर आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपने बचपन में पढ़ रखा है वो आना चाहिए, वो है वाटर साइकिल। कुछ
थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा हो जाते तो कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और दोनों समझा देता हूं, दोनों एक ही चीजें होती हैं। यह है हमारा सूरज और यह है धरती। सूरज की गर्मी से सबसे पहले आप यह पाएंगे कि सूरज की गर्मी से पानी गर्म होकर इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है। सूरज की गर्मी से पानी गर्म होकर इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। अब जैसे पानी सूरज की गर्मी से गर्म होता है और जब पानी गर्म होता है तो वो पानी कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में। जब आप वाटर को गर्म करते हो तो वो वाटर वेपर बनता है, भाप बनता है। तो पानी भाप बन के वाटर वेपर बन के ऊपर गया। अब जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा वो ठंडा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हो ठंडक बढ़ने लगती है ट्रोपोस्फेयर में। मैंने अभी बताया था आपको। तो जैसे जैसे पानी ठंडा होने लगेगा वो बादल बनेगा। और जब वो बादल बन जाता है तो इसी प्रोसेस को, जब वो बादल बन जाता है तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। इसी प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। जब वो वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है और ठंडा हो जाता है तो बादल बनाता है और इसी प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। अब इस बादल में जो पानी है, बादल कब तक उस पानी को पकड़ के रखेगा? मैं तुमसे कह दूं कि ये ग्लास पकड़ो, और इसमें तो धुआं था, अगर इस ग्लास को पकड़ो और इस ग्लास को कब तक पकड़ के रखोगे? एक टाइम बाद ग्रेविटी तुमको ये ग्लास को नीचे खींचने लगेगी, तुम्हें हाथ दर्द होने लगेगा। तो वही बात होती है कि ग्रेविटी जैसे हर चीज को नीचे खींचती है, वो बादल के अंदर मौजूद पानी को भी नीचे खींचती है। और बादल में मौजूद पानी जब नीचे गिरने लगता है, अरे मैं कहता हूं किसी भी फॉर्म में जब वो नीचे गिरने लगता है, किसी भी फॉर्म में जब वो नीचे गिरने लगता है तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अब वो पानी गिरे बारिश के फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में, ओले के फॉर्म में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो पानी ग्रेविटी के कारण नीचे गिरने लगता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। इस पूरी साइकिल को वाटर साइकिल यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले इवापोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। अब वाटर वेपर पे आते हैं। जब सूरज पानी को गर्म करके वाटर को वाटर वेपर बनाता है और ये वाटर वेपर जब एटमॉस्फेयर में जाता है, तो जैसे ही ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाता है उसी को कहा जाता है ह्यूमिडिटी। उसी को कहा जाता है ह्यूमिडिटी। क्लियर हो गया? यानी कि जब ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में होगा, जब ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में होगा तो उसे ह्यूमिडिटी कहेंगे। ठीक है? यहां पे सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी। अब ह्यूमिडिटी से सर क्या फर्क पड़े? तो पहली बात तो ये समझो, ह्यूमिडिटी कहां होती है भाई? ह्यूमिडिटी वहां होगी जहां पे कोई वाटर बॉडी होगी। और इसीलिए भारत का जो कोस्टल इलाका है, यहां पर आप भारत के कोस्टल इलाके की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी अरेबियन सी, यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशन, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल। तो भारत के जो कोस्टल इलाके हैं, जिसके अंदर आपको गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, फिर यहां पे आपका लक्षद्वीप और वहां पे आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये इलाके जो किसी वाटर बॉडी के पास है, वहां पे सूरज उन वाटर बॉडी के पानी को गर्म करेगा, वाटर से वाटर वेपर बनेगा, और जब ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में आ जाता है उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। और इसीलिए कोस्टल इलाकों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ठीक है? कोस्टल इलाकों में ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है। अब जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो क्या पड़ेगा सर, क्या दिक्कत हो जाएगी? तो पहली दिक्कत तो ये हो जाएगी कि कपड़े जो तुम सुखा रहे हो ना, उनको सूखने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैंने ये शर्ट ली, मैंने इसको बढ़िया धोया, जबा जबा जबा, अब मैंने इसको धोने के बाद सुखाया। अभी शर्ट में जो पानी है, ये पानी सूरज गर्म करेगा और इस पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा, और ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में आएगी। लेकिन अगर इस एटमॉस्फेयर में पहले से वाटर वेपर है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, तो ये शर्ट की वाटर वेपर कहां जाएगी? नहीं जा पाएगी ना कहीं। इसलिए शर्ट को सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा जहां ह्यूमिडिटी होगी। जहां ह्यूमिडिटी होगी तुमको वहां पसीना ज्यादा आएगा, चिपचिपा सा लगेगा तुमको। तो ये तो हो गया दोस्तों ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट।
ह्यूमिडिटी के बाद मैंने आपको बताया प्रेसिपिटेशन। अब भाई जो ये बादल में से पानी गिरेगा इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लिट, हेल, किसी भी फॉर्म में जब ये पानी नीचे गिरता है तो उसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। लेकिन ये बादल से प्रेसिपिटेशन क्यों हुआ, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये प्रेसिपिटेशन हुआ दोस्तों ग्रेविटी के कारण। जब ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींच रही है तो बादल के अंदर पानी को नहीं खींचेगी क्या? कैसी बातें कर रहे हो? तो ये सारी की सारी चीजें नीचे गिरती हैं। अब प्रेसिपिटेशन 5 तरीके का हो सकता है। सबसे पहला होता है ड्रिजल, हिंदी में कहते हैं बूंदाबांदी। इसके बाद होता है रेन यानी बारिश। इसके बाद होता है स्नो, स्लिट और हेल। सर ये स्नो, स्लिट और हेल क्या है, मैं बताता हूं। स्नो के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा छोटे होते हैं, स्लिट के पार्टिकल्स उससे बड़े होते हैं और हेल के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। तो जब स्नोफ्लेक्स, तो भाई जब आप ऐसे करके बाहर खड़े हो जाओगे, जब स्नोफॉल हो रहा होगा तो तुम्हारे ऊपर लगेगा भी नहीं कि तुम्हें स्नोफॉल लगा है। लेकिन जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरने से पहले बर्फ बन जाती हैं तो उसे स्लिट कहा जाता है। और जब इतने बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने लगे तो उसे हेल कहा जाता है। तो प्रेसिपिटेशन ड्रिजलिंग के फॉर्म में हो सकता है, रेन के फॉर्म में हो सकता है, अरे स्नो, स्लिट और हेल के फॉर्म में हो सकता है। अब यहां पे क्या बताया गया? यहां पे बताया गया कि प्रेसिपिटेशन होने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रिवेलिंग विंड्स, दूसरा है माउंटेन और तीसरा है सीजन। आइए तीनों को समझाता हूं अगली स्लाइड में। यहां पर मैं आप सभी के सामने भारत का एक छोटा सा नक्शा बना रहा हूं। यह है हमारा प्यारा भारत दोस्तों। सर अभी तो नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा थोड़ी देर में। क्या अब आपको यह भारत जैसा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। यहां पर आपको 3 वाटर बॉडी देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको यहां पे अरेबियन सी देखने को मिलेगा, यहां पे आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा और यहां पे आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। ठीक है सर। अब होता क्या है कि जो भी बादल बनता है, भाई बादल कहां बनेगा? जहां पे सूरज होंगे, क्योंकि सूरज पानी को गर्म करता है, पानी गर्म होता है तो वाटर वेपर में बनता है, वाटर वेपर जब ऊपर जाती है तो वो ठंडी होती है तो वो बादल बनता है। और सूरज सबसे ज्यादा किस लाइन के ऊपर होता है? इक्वेटर। इक्वेटर नीचे पड़ती है, तो यहां पे बना बादल। अब ये जो बादल है ये इंडिया की तरफ ट्रेवल करते हुए आते हैं। ये जो बादल आप देख रहे हैं ये इंडिया की तरफ ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं। इन बादल में पानी है, ये प्रेसिपिटेट होने को तैयार हैं, बरसने को तैयार हैं, लेकिन इनको बरसने के लिए किसी माउंटेन से टकराना जरूरी है। अब अगर आप यहां पर देखें तो आप पाएंगे कि यहां पर मौजूद होते हैं दोस्तों वेस्टर्न घाट्स। ये जो इलाका देख रहे हैं ना आप, ये वाला इलाका, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स। अब ये जो बादल आ रहे हैं दोस्तों, बस इन बादलों का वेस्टर्न घाट से टकराने भर की देर है। और जैसे ही ये बादल इन वेस्टर्न घाट से टकराएंगे, इन बादलों के अंदर जो पानी है वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रिजल, रेन, स्नो, स्लिट और हेल, किसी भी फॉर्म में बस वो गिर जाएगा। तो जैसे ही ये बादल आएंगे, ये वेस्टर्न घाट से टकराएंगे, इनके अंदर का पानी गिर जाएगा। जिस जगह वो पानी गिरेगा, जिस जगह वो पानी गिरेगा दोस्तों, मान लेते हैं पानी गिर गया इस जगह पानी गिर गया, इस साइड गिरेगा, तो इसको कहा जाता है, जिस जगह पानी गिरता है, विंडवर्ड साइड। जिस जगह बारिश होगी उसे कहा जाता है विंडवर्ड साइड। अब सारे बादल आए, वेस्टर्न घाट से टकराए और यहीं बरस गए। जिस तरफ बरसे दैट इज विंडवर्ड साइड। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जिस तरफ नहीं बरसे उसको कहा जाता है लीवर्ड साइड। तो यहां पर क्या लिखा था कि प्रेसिपिटेशन होने के लिए माउंटेन से टकराना जरूरी है। यहां पर ये वेस्टर्न घाट से टकराए तो बरस गए। अगर वेस्टर्न घाट नहीं होते ना तो तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूं ये बादल सीधा निकल जाते बिना बरसे, बिना प्रेसिपिटेशन करे।
अब ये बादल यहां से यहां आया कैसे? इंजन किसने लगाया? तेल कौन डाल रहा है? और अगर तेल डाल रहे हो तो E20 तो नहीं डाल रहे हो भाई। ये बादल यहां से यहां आया विंड्स की मदद से, हवाएं इनको उड़ाते हुए ला रही है। हवा उड़ाती हुई लाई, माउंटेन से टकराई, बरस गया। इसीलिए प्रेसिपिटेशन होगा नहीं होगा, कितना होगा, वो डिपेंड करता है हवाओं पे। अगर हवाएं लेकर आएंगी तो प्रेसिपिटेशन होगा, नहीं लेकर आएंगी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है प्रिवेलिंग विंड्स। इसके अलावा बताया गया है कि भाई प्रेसिपिटेशन भांति भांति का होता है, ड्रिजल, रेन, स्नो, स्लेट, हेल। लेकिन जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो है रेन। रेन हमारे इंडिया में सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। रेन से किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। भाई समर सीजन के बाद मॉनसून सीजन आता है। समर सीजन में धरती एकदम तप जाती है, लेकिन मॉनसून सीजन में जो धरती तपी हुई होती है ना, वो ठंडी हो जाती है। रेन की अगर हम बात करें, अगर रेन नहीं होता है, अगर बारिश नहीं हुई तो ड्राई क्लाइमेट आ जाता है, इवन ड्रॉट यानी सूखा तक पड़ सकता है। इसी रेन से हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है। ये बारिश का पानी आता है, मट्टी से होता हुआ नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है। तो यह था आपका अगला प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के बाद जिस चीज को मुझे आप लोग को सिखाना है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने कहा बेटा लेट जाओ, तुमने कहा ठीक है सर, हम तो पढ़ पढ़ के वैसे ही बोर हो गए थे। मैंने तुम्हारे ऊपर एक कंबल डाल दिया, एक ब्लैंकेट। हमने कहा हाँ हाँ फील हो रहा है। मैंने एक और ब्लैंकेट तुम्हारे ऊपर डाल दिया। तुमने कहा थोड़ा और फील हो रहा है। मैंने 10 ब्लैंकेट लिए तुम्हारे ऊपर डाल दिए। अब तुम कह रहे हो सर प्रेशर ज्यादा हो गया है। मैंने 50 ब्लैंकेट लिए तुम्हारे ऊपर डाल दिए, तुम उस प्रेशर में दब जाओगे। तो ब्लैंकेट तुम्हारे ऊपर होगा तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और एटमॉस्फेयर भी तो एक ब्लैंकेट ही है। तो ये जो एटमॉस्फेयर की बात करें, हमारा एटमॉस्फेयर की बात करें, ये है धरती। और धरती के ऊपर दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो, ये है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस हैं, कई सारी लेयर्स हैं। तो ये एटमॉस्फेयर धरती के ऊपर एक प्रेशर बनाती है। ये एटमॉस्फेयर से धरती के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है और उसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा ये समझो। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं सिंपल सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो इस धरती के पास सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाईएस्ट होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। जानते हो क्यों? हर एक सिंपल सी बात समझो मेरी जान, अगर तुम यहां पर हो तो तुम्हारे ऊपर, अगर तुम यहां पर हो तो तुम्हारे ऊपर इतनी सारी गैस तुम्हारे ऊपर है। तो तुम्हारे ऊपर अगर गैस ज्यादा है तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर तुम यहां पर हो तो तुम्हारे ऊपर केवल इतनी सी गैस है। तो आप खुद बताइए, अगर आप यहां पर होंगे, सी लेवल पे होंगे, तो आपके ऊपर एयर ज्यादा है तो आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपके ऊपर की एयर कम होती जाएगी, आपके ऊपर प्रेशर कम होता जाएगा। और यही बात बताई गई है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, सबसे ज्यादा यहां, फिर कम, फिर कम, फिर कम, कम, ऊपर जाते जाते कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे होता है। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत ही कायदे की बात बोली इसने, कहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अब आम पब्लिक क्या करती है, ये सब पढ़ती है, लेकिन तुम हो मेंटोस पब्लिक, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, भाई तुमको एक बार में समझा देगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पे जमीन है सर, जमीन है आपके पास। अब इस जमीन के ऊपर सूरज चमक रहा है, सर चमकने दो। और यहां पर सर पानी है, यहां पर सर पानी है, होने दो। अब ये सूरज जो है ये जमीन को भी गर्म कर रहा है और ये सूरज जो है वो इस पानी को भी गर्म कर रहा है। देखिए मैं तुमको एक राज की बात बताऊं, जमीन गर्म भी ज्यादा जल्दी होती है और जमीन ठंडी भी ज्यादा जल्दी होती है। इस बात को अपने दिमाग में, अपने दिल में बिठा लो, हो सके तो टैटू बनवा लो कि जमीन गर्म भी ज्यादा होगी
और जमीन ठंडी भी ज्यादा जल्दी होगी, गर्म भी ज्यादा जल्दी होगी, ठंडी भी ज्यादा जल्दी होगी। अब क्या हुआ? हुआ ये कि भाई ये धरती की सरफेस पर एयर के पार्टिकल्स थे। अब हुआ क्या कि सनलाइट आई, सनलाइट ने आके, जो सनलाइट आई उसने धरती गर्म कर दी, ये धरती गर्म कर दी। अब अगर सनलाइट ने धरती गर्म कर दी तो धरती से जितने एयर के पार्टिकल टच हो रहे हैं वो एयर के पार्टिकल्स भी गर्म हो जाएंगे। जब ये एयर के पार्टिकल्स गर्म हो जाएंगे तो ये सारे के सारे एयर के पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे, सारे के सारे एयर के पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे। सर गर्म होने पर ऊपर क्यों चले जाएंगे? अरे सिंपल सी बात है, दूध गर्म करते हो तो गर्म होकर ऊपर आता है, पानी गर्म करते हो तो वाटर वेपर बनता है और वाटर वेपर ऊपर जाता है। किसी भी चीज को गर्म करते हो वो गर्म होने के बाद ऊपर जाता है। सन से आने वाली सनलाइट जैसे ही इस धरती को गर्म करेगी, धरती गर्म होगी, धरती के कांटेक्ट में एयर के पार्टिकल गर्म होंगे और जैसे ही एयर के पार्टिकल गर्म होंगे एयर के पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे। अब अगर एयर के पार्टिकल सारे ऊपर चले गए तो क्या कह सकता हूं मैं, यहां लो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि सारे एयर के पार्टिकल तो ऊपर चले गए। और यही बात यहां पे बताई गई है कि जब आप गर्म कर देते हो किसी चीज को तो एयर के पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं और वहां लो प्रेशर बन जाता है। तो जब भी कोई चीज गर्म कर दी जाती है तो वो यहां पे लो प्रेशर बनाती है, गर्म होने पर लो प्रेशर। और इसी का उल्टा अगर आप कर दो, इसी का उल्टा अगर आप कर दो तो ठंडा होने पर हाई प्रेशर, ठंडा होने पर हाई प्रेशर। जब गर्म होगा एयर के पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे, लो प्रेशर। नीचे हो गया लो प्रेशर, एयर के पार्टिकल ऊपर चले गए, सारे के सारे एयर के पार्टिकल ऊपर है, वहां ऊपर हाई प्रेशर। ठीक है, अब हमेशा एक बात ध्यान रखना और इस बात को अपने दिमाग में घोट के पी जाओ। मान लेते हैं कि मेरे पास यहां दो कंटेनर है, एक कंटेनर में ज्यादा पानी है और एक कंटेनर में कम पानी है, और इन दोनों कंटेनर को मैंने नीचे से पाइप से जोड़ दिया। जिस कंटेनर में ज्यादा पानी है मैं कह सकता हूं वो है हाई प्रेशर पे, जिस कंटेनर में कम पानी है मैं कह सकता हूं वो है लो प्रेशर पे। अब होता क्या है, जब आप हाई प्रेशर वाले को लो प्रेशर वाले से जोड़ देते हो तो पानी का फ्लो होना शुरू हो जाता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा पानी या फिर हवा, कोई भी फ्लूइड हो, चाहे वो पानी हो चाहे हवा हो, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। और यही बात यहां पे लिखी हुई है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। तो मेरा क्या कहने का मतलब था, अभी याद है थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये सूरज ने इस जमीन को गर्म किया, जमीन गर्म हुई तो जमीन के ऊपर के एयर के पार्टिकल गर्म हुए, जमीन के ऊपर के एयर के पार्टिकल गर्म हुए तो एयर के पार्टिकल ऊपर चले गए। जब एयर के पार्टिकल ऊपर चले गए तो यहां बन गया दोस्तों लो प्रेशर, यहां बन गया लो प्रेशर, क्योंकि सारे एयर पार्टिकल ऊपर चले गए। अब यहां पे तो लो प्रेशर बन गया क्योंकि जमीन गर्म हो गई थी, जमीन के एयर के पार्टिकल गर्म हो गए थे, एयर के पार्टिकल गर्म हो गए थे, एयर के पार्टिकल ऊपर चले गए थे। लेकिन किंतु परंतु बंधु अभी भी यहां पर तो हाई प्रेशर है, समुद्र के ऊपर तो हाई प्रेशर है। और मैं अभी आपको बता रहा था कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, तो यहां पर तुमको हवा फ्लो होती हुई दिखेगी, यहां पे तुमको हवा जाती हुई दिखेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तुम यहां खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल उड़ेंगे, तुमको लगेगा वाह हवा चल रही है, लेकिन यहां एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हुआ है, यहां लो प्रेशर हो गया था, वहां हाई प्रेशर हो गया था और हवा उस जगह को फिल कर रही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही हवा चलती है। समझ गए आप? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अच्छे अच्छे टीचर्स का एड़ी चोटी का दम लग जाता है ये समझाने में। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में ना आया हो ना तो फटाक से थोड़ा सा रिवाइंड करके अभी देख लो दोस्त, लेकिन अगर आ गया ना और इस तरीके से समझ में आ गया ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे तुम। अब आपकी एनसीईआरटी में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक एक चीज पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, एक एक डायग्राम पढ़ाऊंगा। यह डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी का है। इस डायग्राम को आओ थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में जो ये लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं, इसे कहा जाता है आइसोबार। सर आइसोबार क्या होता है? आइसोबार का मतलब होता है, सिंपल भाषा में मैं आप लोग को बताता हूं, प्लेसेस हैविंग सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली जितनी भी जगह होती हैं उनको जब आप कनेक्ट कर देते हो एक लाइन से, कनेक्ट कर देते हो एक लाइन से, तो वो जो लाइन बनती है उस लाइन को आइसोबार कहा जाता है।
अब यहां पे कई सारी प्लेसेस थी, ये एक प्लेस है, 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 ये एक प्लेस है। मैंने जाके चेक किया सारी जगहों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैंने पाया यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का और यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जितना है। तो मैंने इस सारी प्लेसेस को एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है आइसोबार। सिमिलरली ये वाली जो प्लेसेस हैं, इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जैसा है। तो ये वाली प्लेसेस जिनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जैसा है, जब मैंने इन सबको एक लाइन से कनेक्ट किया तो एक और आइसोबार बन गई। तो बेसिकली आइसोबार उस लाइन को कहा जाता है जो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली जगहों को कनेक्ट करती है। अब यहां पे आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापे गए हैं और ये नंबर है मिली बार में, मिली बार। तो ये सारी जगह जो थी, यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 1004 मिली बार। ये सारी जगह जो थी, इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 1008 मिली बार। अब आपने एक बात नोटिस करी, जैसे जैसे आप अंदर जाते जा रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, 1004, 1008, 1012। तो यहां पर हाई प्रेशर है, बाहर लो प्रेशर है, और तब से चीख चीख के बता रहा हूं हवा हमेशा हाई टू लो चलती है। तो यहां पे मैं बस इसको देख के बता सकता हूं कि यहां पे हवा ऐसी चल रही होगी, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। केवल इसको देख के मैं बता सकता हूं हवा कैसी चल रही होगी वहां पे। वैसे यहां अगर देखो आप, तो यहां आप पाओगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे आप बाहर जाते जा रहे हो, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 984, 988, 992, 996, 1000। यानी अंदर लो प्रेशर है और बाहर हाई प्रेशर है, और हवा हमेशा हाई टू लो चलती है। तो इस वाले में हवा इस डायरेक्शन में चल रही होगी। ध्यान रहे दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें आपके स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन सोचिए कितने काम की चीज है। केवल आपने इस डायग्राम को देख के आप पता कर सकते हो कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है। ये लाइन का क्या मतलब है, इन नंबर्स का क्या मतलब है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने आइसोबार सुना होगा, उनका तो दिमाग हैंग हो गया होगा। आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन, ये तो केमिस्ट्री में था। केमिस्ट्री में आइसोबार का मतलब होता है जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है, उसे आइसोबार कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे अगर आपके डाउट आया करे ना, तुरंत आप जेमिनाई पे जाके उसको तुरंत ठीक कर लिया करो। मैं जेमिनाई पे गया और मैंने कहा कि आइसोबार ज्योग्राफी में और केमिस्ट्री में क्या होता है बता दो, और मैंने जैसे ही उसको एंटर मारा, जैसे ही मैं उसको जाके एंटर मारूंगा, उसने मुझे तुरंत बता दिया कि ज्योग्राफी में आइसोबार का मतलब क्या होता है और केमिस्ट्री में आइसोबार का मतलब क्या होता है। तो इसीलिए जेमिनाई की मदद से ऐसे छोटे मोटे डाउट जो हैं आप तुरंत क्लियर करते जाया करो दोस्तों, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद आखिरी चीज जो मुझे आपको बतानी है वो है विंड, ठीक है। विंड बोले तो हवा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया, ऑलवेज अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस होगा हवा चलेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस नहीं होगा हवा नहीं चलेगी। हवा की अगर हम बात करें तो हवा आपकी जेंटल भी हो सकती है, स्ट्रांग भी हो सकती है। हवा की अगर हम बात करें तो इनने एक साफ बात बोली है कि हवा का नाम जिस डायरेक्शन से वो हवा आ रही होती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है, यहां पे नॉर्थ है, यहां पे साउथ है, यहां पर वेस्ट है, यहां पर ईस्ट है। अगर हवा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है तो उसे कहते हैं वेस्टर्लीज। अगर हवा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही होती है तो उसे कहते हैं ईस्टर्लीज। तो हवा का नाम डिपेंड करता है कि वो कहां से आ रही है। वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्लीज, ईस्ट से आ रही है तो ईस्टर्लीज, ठीक है। तो हवा जहां से आएगी उसका नाम उसी के ऊपर रखा जाएगा। अब आपकी एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है, वो आपको हवा की स्पीड से बता रहा है कि वो हवा कितना नुकसान कर सकती है। अगर हवा की स्पीड 0 से 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये ना के बराबर है। आप कुछ आग भी जलाओगे ना तो उसका धुआं सीधा जाएगा, उड़ेगा ही नहीं, इधर उधर भी नहीं जाएगा। लेकिन किंतु परंतु अगर हवा 6 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो उसे लाइट ब्रीज कहते हैं, और यह हवा आपको फेस पे फील होगी, इससे पत्तियां उड़ेंगी। जो हवा को
नापने का और हवा की डायरेक्शन को पता करने का जो घरों के ऊपर लगाया जाता है ना, उसे वेदर वेन कहा जाता है, वो उड़ने लगेगा, इधर उधर होने लगेगा। लेकिन अगर हवा की रफ्तार 39 से 49 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे स्ट्रॉन्ग ब्रीज कहा जाएगा। यह इतनी तेज हवा होगी कि तुम्हारे लिए अंब्रेला पकड़ना तक मुश्किल हो जाएगा। और अगर यही हवा की रफ्तार 103 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वो स्टॉर्म कहलाती है, वो तबाही मचा सकती है, वो ह्यूमन लाइफ और आपके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद कर सकती है। अब अगर हम हवा पे हैं तो आपको दो तरीके की चीजें मुझे आप लोग को बतानी है, एक है सी ब्रीज और एक है लैंड ब्रीज। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों सी ब्रीज के। ठीक है, दिन के समय सूरज चमक रहा है, सूरज ने समुद्र के पानी को भी गर्म कर दिया, जमीन को भी गर्म कर दिया। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि लैंड गर्म भी जल्दी का अर्थ लिख दिया, इंग्लिश में लिख देंगे दोस्तों, जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। अगर आप लैंड की बात करें तो लैंड गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है एज कंपेयर टू पानी। दिन में सूरज चमक रहा था, उसने पानी भी गर्म किया, उसने जमीन भी गर्म करी, क्या ज्यादा जल्दी गर्म होगा? सर जमीन गर्म होगी। अब अगर जमीन गर्म होगी तो जमीन के ऊपर के एयर के पार्टिकल्स गर्म होंगे, और अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था जब भी किसी चीज को आप गर्म करते हो तो गर्म होने के बाद वो ऊपर जाती है, एयर के पार्टिकल्स सारे के सारे ऊपर चले जाएंगे। जैसे ही जमीन के गर्म होने के बाद उसके ऊपर के एयर के पार्टिकल्स गर्म होंगे और वो सारे के सारे एयर के पार्टिकल्स गर्म होने के बाद ऊपर चले जाएंगे, तो आप ये पाएंगे कि यहां बन जाएगा लो प्रेशर, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स चले गए, ऊपर चले गए। और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर है हाई प्रेशर, और यह तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। तुम यहां खड़े होगे, तुम्हें समुद्र की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हुई दिखेंगी, और क्योंकि ये हवाएं समुद्र से आ रही हैं तुम उसको कह दोगे सी ब्रीज, जहां से आती वहीं का नाम रख देते हैं, सी से आ रही है सी ब्रीज। रात में उल्टा हो जाता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जमीन ठंडी भी सबसे पहले होती है और गर्म भी सबसे पहले होती है। रात में जब ठंडी हो रही होती है तो जमीन सबसे पहले ठंडी हो गई, लेकिन अब समुद्र गर्म है। जब समुद्र गर्म है तो समुद्र के ऊपर की हवा के पार्टिकल्स गर्म होंगे। जब हवा के पार्टिकल्स गर्म होंगे तो वो गर्म होने के बाद ऊपर जाएंगे। जब पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे तो नीचे बन जाएगा लो प्रेशर। लेकिन दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि दूसरी तरफ है हाई प्रेशर, और यह तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती है। इस बार हवा इस तरफ चलने लगेगी। तुम समुद्र के ऊपर खड़े हो, जमीन के ऊपर से तुम्हें हवा आ रही है। अब क्योंकि ये हवा जमीन के ऊपर से आ रही है तो इसको तुमने कह दिया लैंड ब्रीज। समझ में आया? ये है आपके सामने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है सीजन्स इन इंडिया। इंडिया के सीजन की बात करें तो भाई लोग कहते हैं कि ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, क्योंकि इंडिया में क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो हमारे वेदर का अगर आप एवरेज निकालो पिछले 30 साल का, तो या तो मॉनसून आ रहा होता है, या तो मॉनसून चल रहा होता है, या तो मॉनसून जा रहा होता है। तो क्योंकि ऑन एन एवरेज मॉनसून इंडिया में चल रहा होता है, इसलिए हमारे इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ये कहती है कि इंडिया के सीजन को हम 4 उसमें डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आ जाता है विंटर सीजन। भाई धरती जो होती है वो सन के चक्कर काटती है। अब धरती सन के चक्कर जब काटती है तो वो इस तरीके से चक्कर काटती है कि कभी जो सन होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होता है, तो कभी जो सन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ होता है। तो सन अर्थ का रिवॉल्यूशन कुछ इस तरीके का होता है कि कभी सन साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। जब इंडिया में विंटर सीजन आता है तो सन जो होता है वो पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, और ये बात आप सारे बच्चों को पता होगी कि हमारा प्यारा भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो अगर सन सदर्न हेमिस्फीयर में, भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो भारत में सन की रोशनी ना आने के कारण, सन की ज्यादा गर्मी ना पड़ने के कारण भारत में विंटर सीजन चल रहा होता है। विंटर सीजन की बात करें तो इंडिया में दिसंबर से अर्ली अप्रैल तक विंटर सीजन चलता है।
और इसमें भी दिसंबर और जनवरी में एक्सट्रीम विंटर, एक्सट्रीम कोल्ड आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत ही विचित्र पैटर्न देखा गया, और वो पैटर्न ये है कि अगर आप इंडिया के यहां पे नॉर्थ है, यहां पे साउथ है, यहां पे वेस्ट और यहां पर ईस्ट है, अगर आप इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जाएं, जैसे कि अगर आप पंजाब चले जाएं, या फिर आप जम्मू कश्मीर चले जाएं, या फिर आप राजस्थान चले जाएं, तो यहां पर विंटर में टेम्परेचर भाई साहब 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है यहां पे। लेकिन अगर आप इंडिया के साउथ ईस्ट में आ जाएं, तो आपको वहां पे टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री, यहां पे विंटर इतना एक्सट्रीम नहीं होता है। साउथ ईस्ट से मेरा कहने का मतलब है आपका यहां पे आंध्र प्रदेश आ गया, ओडिशा आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया। एक बात और बता दूं, जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, यहां पे भी विंटर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यहां पे भी ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, क्योंकि समुद्र इतना गर्म होता है कि इन स्टेट्स को जिनकी समुद्र से बॉर्डर लगती है, वहां पे इतनी ठंडक नहीं पहुंचती। तो ये है आपके सामने विंटर की बात। अब हम बात करते हैं समर सीजन की। साल का वो समय जब सूरज एग्जैक्ट हमारी धरती के, एग्जैक्ट हमारे इंडिया के ऊपर होता है, तब आपको यहां पर समर सीजन देखने को मिलेगा। इंडिया में समर सीजन अप्रैल से जून, और इवन अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चले जाएं, यानी कि अगर आप राजस्थान साइड चले जाएं, तो वहां पे जुलाई तक समर सीजन चलता है। समर सीजन की बात करें तो यहां पर हॉटेस्ट मंथ की बात करें तो अप्रैल मंथ जो है वो वेस्ट और सदर्न इंडिया में अप्रैल मंथ सबसे ज्यादा गर्म होता है। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया में चले जाएं, उत्तर प्रदेश आ जाएं, दिल्ली आ जाएं, हरियाणा आ जाएं, तो यहां पर दोस्तों मई का महीना सबसे ज्यादा गर्म होता है। इंडिया में इतनी गर्मी होती है कि टेम्परेचर 32 से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इतनी एक्सट्रीम हीट वेव चलती है इंडिया में। इसके बाद आईएमडी कहता है कि एक होता है एडवांसिंग मॉनसून और एक होता है रिट्रीटिंग मॉनसून। मैं इसके बारे में अभी आपको डिटेल में और बताऊंगा, तो इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं। अब वैसे तो आईएमडी कहता है कि इंडिया में केवल 4 सीजन होते हैं, लेकिन हिमालय इसका अपना ही इकोसिस्टम है। अगर आप हिमालय साइड चले जाएं तो वहां पे आपको 6 सीजन देखने को मिलेंगे। ये 4 सीजन तो होते ही है, साथ ही साथ ऑटम और स्प्रिंग भी देखने को मिलेगा आपको हिमालयन स्टेट्स में। अब जैसे आज इंडिया में 4 सीजन होते हैं, एंशिएंट इंडिया से हमारे इंडिया के सीजन टोटल 6 बनाए गए थे। हर सीजन 2 महीने का था, और इन सीजन्स के नाम क्या थे, जैसे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अब अगर आपके क्लास टीचर को आपका एग्जाम डिफिकल्ट बनाना होगा तो आपसे बोल देंगे कि वर्षा का महीना कब से कब चलता है, बताओ शिशिर का महीना कब से कब चलता है। तो तुमको बस ये सीक्वेंस याद रख लेना है, समझ गया। अब हम आते हैं इंडिया के ही क्लाइमेट पे। अब अगर बड़े बुजुर्ग कह गए कि इंडिया का ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, तो मॉनसून को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मॉनसून वर्ड आया कहां से। मॉनसून वर्ड अरेबिया के लोगों ने हम लोगों को दिया था, जो कि एक अरेबिक वर्ड मौसिम से निकाला गया है। दरअसल हुआ क्या था कि यहां पर पड़ता है आपका सऊदी अरेबिया और यहां पर पड़ता है आपका इंडिया। नॉर्मली ये होता था कि भाई यहां से यहां हवा चलती थी, लेकिन सऊदी अरेबिया साइड रहने वाले लोगों को यह पता चला कि साल में एक बार ऐसा आता है जब हवा अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, और डायरेक्शन ये हो जाती है। तो ये जो साल में एक बार डायरेक्शन चेंज होती है, जो रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन होता है, उसी को उन्होंने नाम दे दिया मौसम। समझ गया। तो बेसिकली ये लोग क्या करते थे, जब इनको इंडिया आना होता था, तो जब हवा इस डायरेक्शन में चलने वाली होती थी, ये अपने पर्दे वाले शिप उतार दिया करते थे। पर्दे वाले शिप इन हवा में फंसते थे और हवा अपने आप उनको बहा के इंडिया की तरफ ले जाती थी। इस तरीके से वो हवा के सहारे इंडिया पहुंच जाते थे दोस्तों। ठीक है। अब बात कर ली मॉनसून। इंडिया में मॉनसून 2 तरीके का होता है। एक होता है एडवांसिंग मॉनसून, जिसे साउथ वेस्ट मॉनसून भी कहते हैं और समर मॉनसून भी कहते हैं, और एक होता है रिट्रीटिंग मॉनसून, जिसे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून या विंटर मॉनसून भी कहते हैं। आइए इन दोनों मॉनसून को डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में डिफरेंस में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून यानी समर मॉनसून यानी कि एडवांसिंग मॉनसून के बारे में। होता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। यह है हमारी धरती, धरती मेरी मां है, यहां पर इक्वेटर,
और ये समय वो होता है जब सन जो होता है वो ऊपर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ चुका होता है। और आप सभी को पता होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही हमारा प्यारा भारत भी होता है। यानी सन हमारे सर पर है। सन जब हमारे सर पर होता है तो यहां का जो इलाका है इसे तिब्बत कहा जाता है। सन जब तिब्बत के ऊपर होता है, हमारी भारत के ऊपर होता है, तो वो तिब्बत को गर्म कर देता है, तिब्बत की जमीन को गर्म कर देता है। जब तिब्बत की जमीन गर्म हो जाएगी तो जमीन के ऊपर के एयर के पार्टिकल्स गर्म हो जाएंगे। और जब भी एयर के पार्टिकल्स गर्म होते हैं, मैं आपको तब से बता रहा हूं कि एयर के पार्टिकल्स गर्म होने के बाद ऊपर जाते हैं। अब अगर तिब्बत के सारे एयर के पार्टिकल्स ऊपर चले गए तो आप ये पाएंगे कि तिब्बत में बन जाएगा दोस्तों लो प्रेशर। अब तिब्बत में बन चुका है लो प्रेशर, और अगर आप इधर तरफ देखें तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा हाई प्रेशर। और यह बात तो आपको सबको पता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो यह हवा इस डायरेक्शन में चलने लगेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब आप एक बात नोटिस करिएगा, अगर हम इस इंडिया के मैप पे यहां पे नॉर्थ लिख दें, यहां पे हम साउथ लिख दें, यहां पे हम वेस्ट लिख दें, यहां पे हम ईस्ट लिख दें, तो ये जो हवा चल रही है कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? ये साउथ वेस्ट में चल रही है। और इसीलिए इस मॉनसून को साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है, क्योंकि हवा साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से आ रही होती है। अब जब ये हवा साउथ वेस्ट से इंडिया की तरफ जा रही होती है तो मेरी जान यहां पर पड़ता है अरेबियन सी। तो जब ये हवा जा रही होती है तो इसको अरेबियन सी से मॉइस्चर मिलता है। अब यहां पे जो अरेबियन सी से जैसे ही मॉइस्चर मिल गया तो यहां पे वो बादल बनेंगे जिनके अंदर मॉइस्चर मौजूद है। अब ये बादल प्रेसिपिटेशन करने के लिए यानी बरसने के लिए तैयार हैं, बस इनको किसी पहाड़ की जरूरत है। जैसे ही ये बादल किसी भी पहाड़ से टकराएंगे ये अपना प्रेसिपिटेशन कर जाएंगे और ये अपना पानी छोड़ देंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी ये यहां पे वेस्टर्न घाट से टकराएंगे, यहां बरसेंगे, फिर वहां पे मेघालय तक जाते जाते ऐसी डायरेक्शन में जाएंगे, मेघालय तक जाएंगे, वहां पे बरसेंगे। तो इस तरीके से इंडिया में मॉनसून आता है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से आता है, अरेबियन सी से मॉइस्चर उठाता है। और यह हवा केवल इसलिए चल रही है क्योंकि सूरज हमारे ऊपर है, सूरज की गर्मी से तिब्बत गर्म होता है, वहां पे लो प्रेशर बनता है, यहां पे हाई प्रेशर बनता है, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। समझे आप? यही सारी चीजें आप लोगों को यहां पे डिटेल में दी गई है। इंडिया में जितनी भी बारिश होती है वो ये ही साउथ वेस्ट मॉनसून के कारण होती है दोस्तों। सारी की सारी बारिश लगभग 80% बारिश इसी मॉनसून के कारण होती है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग रिट्रीटिंग मॉनसून पे, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पे। अब ये वो समय बन चुका है, ये वो समय बन चुका है कि ये है हमारी अर्थ, धरती, धरती तो मेरी मां है, और यहां पे बीचों बीच से एक लाइन जाती है विच इज इक्वेटर। ये इक्वेटर धरती के दो पार्ट करती है, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक है सदर्न हेमिस्फीयर। अब साल के इस समय सूरज जो होता है दोस्तों वह सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आ चुका होता है, और आप सभी को पता है कि हमारा इंडिया जो है वो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सूरज जहां जाएगा वहां वो गर्म करेगा, जितना गर्म करेगा हवा ऊपर जाएगी, हवा ऊपर जाएगी तो वहां लो प्रेशर बन जाएगा। तो अब आप ये पाएंगे कि जो लो प्रेशर है, अब आप ये पाएंगे कि लो प्रेशर यहां बनेगा, और क्योंकि इंडिया में अब सूरज नहीं है, इंडिया अब ठंडा है, तो इंडिया की तरफ अब पड़ेगा बच्चों हाई प्रेशर, यहां पे बनेगा हाई प्रेशर। और मैं आपको तब से एक ही चीज सिखा रहा हूं कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। तो ये वो समय है जब आपको हवा इस डायरेक्शन में चलने दिखेंगी, इस डायरेक्शन में चलने दिखेंगी। अब ये हवा कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? अगर सर इसको हम ध्यान से देखें तो ये इंडिया का नॉर्थ है, ये इंडिया का साउथ है, ये इंडिया का वेस्ट है, ये इंडिया का ईस्ट है। ये हवा नॉर्थ ईस्ट से चल रही है, इसलिए इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, हवा तो चल रही है लेकिन इस हवा में मॉइस्चर होगा तभी तो बरसेगी। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड की अगर हम बात करें तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड इस डायरेक्शन में चल रही थी, और इन्होंने मॉइस्चर पिक किया था अरेबियन सी से, क्योंकि अरेबियन सी के ऊपर से चल रही थी। लेकिन किंतु परंतु अगर आप नॉर्थ ईस्ट विंड्स की बात करें तो ये पूरे जमीन से आ रही हैं, ये सारी की सारी हवाएं जो है वो जमीन से आ रही हैं।
ये सारी हवाएं जो हैं ये जमीन से आ रही हैं। इनको मॉइस्चर कहां से मिलेगा? इसीलिए ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो होती हैं वो बारिश नहीं कराती हैं। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहां पर है बे ऑफ बंगाल। तो ये वाली जो हवा है ये किसी वाटर बॉडी के ऊपर से नहीं आ रही है, ये भी नहीं आ रही है, ये भी नहीं आ रही है, ये भी नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप एक बात नोटिस करें तो ये वाली जो हवा है, लास्ट वाली जो ब्रांच है हवा की, ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आ रही है। किसी को मॉइस्चर नहीं मिला, इसको मॉइस्चर मिला। अब ये मॉइस्चर वाली हवा को बस बरसने भर की दे रही है, और बरसने के लिए इनका किसी पहाड़ से टकराने भर की दे रही है। तो ये जो लास्ट ब्रांच होती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की, केवल इनके पास मॉइस्चर होता है और ये टकराती हैं और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बरसात करा देती हैं। और यही बात यहां पे लिखी हुई है कि ये जो लास्ट वाली है वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु यहां पे बारिश करवाती है। क्लियर हो गया? हमने दोनों तरीके के मॉनसून पढ़ लिए। एडवांसिंग मॉनसून आता हुआ, रिट्रीटिंग मॉनसून जाता हुआ, एडवांसिंग मॉनसून आता हुआ, रिट्रीटिंग मॉनसून जाता हुआ। एडवांसिंग मॉनसून पूरे देश में बारिश कराता है, रिट्रीटिंग मॉनसून केवल इस वाले इलाके में बारिश कराता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब मॉनसून पे इंडिया की सारी एक्टिविटी डिपेंडेंट होती है दोस्तों। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम जब एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर करने के लिए हमारे पास दो तरीके की क्रॉप होती है, एक होती है राबी क्रॉप और एक होती है खारिफ क्रॉप। राबी क्रॉप वो होती है जिनको कम पानी चाहिए होता है, लेस वाटर चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, मॉनसून जब तक चल रहा है राबी क्रॉप्स के सीड्स नहीं डालते हैं। जब मॉनसून इंडिया से चला जाता है तब बीज बोते, क्योंकि इसको पानी कम चाहिए। वहीं अगर हम खारिफ क्रॉप की बात करें तो इनको ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, बारिश के आने से पहले इनके बीज डाल देते हैं, फिर जितना पानी बरसे बरसे हमें यहां से हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर पूरी तरीके से मॉनसून पे डिपेंड करता है, चाहे तुम राबी होगा चाहे तुम खारिफ होगा। इसके बाद आता है अ गुड मॉनसून एंश्योर सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर करने के लिए इरिगेशन करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, और ये पानी मिलेगा मॉनसून से। तो अगर अच्छा मॉनसून है तो फूड प्रोडक्शन अच्छा होगा। लेकिन किंतु परंतु, अच्छा एक और बात कि अगर अच्छा मॉनसून होगा तो नदी, तालाब, कुएं ये सब भी हमारे भर जाएंगे, ताकि समर सीजन में हमें पानी की रिक्वायरमेंट मिले। और यहां पे एक और बात बताइए कि अगर यही मॉनसून जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो हमारे देश में फ्लड्स आने लगेंगे, बाढ़ आने लगेंगी, और जितने भी नदियों के पास वाले इलाके हैं वो सब डूबने लगेंगे। एक और चीज बताई गई है कि जो मॉनसून होता है वो हमारी डेली लाइफ को, ट्रांसपोर्टेशन को, फेस्टिवल को, एम्प्लॉयमेंट को, हर चीज को डिपेंड करता है। भाई जब मॉनसून सीजन आता है तो मैं अपनी एक्टिवा में रेनकोट लेके घूमता हूं, पूरे साल नहीं लेके घूमता हूं, तो मेरी डेली लाइफ इफेक्ट हो जाती है मॉनसून से। मैं जूते की जगह चप्पलों पे आ चुका होता हूं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, वैसे मैं एक्टिवा पे घूम रहा हूं, लेकिन जब मॉनसून होता है, बहुत तेज बारिश होती है, तो मेरे को भैया ऑटो भी करना पड़ता है कई बार। इसके अलावा बताया गया फेस्टिवल्स। आप कभी सोच सकते हैं कि दिवाली मॉनसून के सीजन में आएगी? नहीं। तो हमारे फेस्टिवल्स भी इन मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं। और लास्ट बताई गई है एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोग ये होते हैं जो खेती कर रहे होते हैं, तो बारिश के टाइम पे वो लोग खेती कर लेते हैं, लेकिन जब गर्मी का सीजन होता है, पानी की कमी होती है, तो वो कोई और काम कर रहे होते हैं, कोई और इंप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। तो यही बात बताई गई है कि मॉनसून का हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। अब आपको पता है कि मॉनसून कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कई सौ साल पहले भाई यहां पे कालिदास जी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था मेघदूतम। उस मेघदूतम किताब में उन्होंने बता दिया था कि इंडिया में कब बारिश होती है और बारिश कैसे होती है, कि बारिश का पाथ क्या होता है। जो अभी मैं तुमको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना दोस्तों, अभी मैं तुमको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि भाई ये देखो, ये इस डायरेक्शन में आ रही होती है, पहले यहां बरसेगा, फिर यहां बरसेगा, फिर वहां बरसेगा, फिर वहां बरसेगा। ये कालिदास जी ने अपनी किताब मेघदूतम में लिख दिया था। यही नहीं, अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें, कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र किताब लिखी थी, तो इन्होंने उस टाइम पे अपनी किताब में मॉनसून की बारिश को नापने का वो सोच लिया था कि कैसे नापी जाए, बारिश कैसे नापी जाए, और बारिश के हिसाब से ये एडमिनिस्ट्रेशन करते थे।
इन्होंने अपनी किताब में लिख दिया था कि अगर बहुत बारिश हो जाए, फसल बर्बाद हो जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त टैक्स कम लेना है। अगर कम बारिश हो, फसल सूखे से खत्म हो जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त टैक्स कम लेना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की सारे दाव पेच इस किताब में लिखे थे, और ये किताब में मॉनसून से भी चीजें ली गई थी। अब आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, विच इज नेशनल मॉनसून मिशन। नेशनल मॉनसून मिशन जो है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया था साल 2012 में, और इनका एक ही काम था कि हम ऐसे इक्विपमेंट बनाएंगे, हम एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिससे हम क्लाइमेट को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकें। हम ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाएंगे दोस्तों, कैसा क्लाइमेट है, कैसा क्लाइमेट आने वाला है, ये सब कुछ हम प्रिडिक्ट कर सके। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे रडार, ऐसी चीजें लेकर आएंगे हम लोग। इवन इसी नेशनल मॉनसून मिशन में ही इन्होंने एक मिशन मौसम भी निकाला था। हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे देश है, जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया। जब मौसम की मार पड़ती है तो ये नेस्ते नाबूद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अगर हमें विश्व गुरु बनना है, अगर हमें एक लीडर बनना है हमारे रीजन का, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसा खुद को इतना तैयार कर लेना है कि खुद तो हम बची जाए, इन लोगों को भी बचा लें, ताकि इनको लगे कि नहीं, इंडिया हमारा बड़ा भाई है। तो हमने मिशन मौसम में इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाने की हमने कोशिश करी थी। इसके अलावा बताया गया है कि इसमें हम लोगों ने वेदर रेडी, क्लाइमेट स्मार्ट, इस तरीके के हमारे स्टैंडर्ड्स को सेट करने की कोशिश करी थी। अगर हम इसकी बात करें तो इससे क्या फायदा होने वाला था? अगर मुझे फोरकास्ट मिल जाएगा कि अभी बारिश हो रही है, कल नहीं होगी, तो मैं उस हिसाब से खेती कर लूंगा। अगर मुझे पहले से पता चल जाएगा कि तूफान आने वाला है, तो मैं पहले से तैयारी कर लूंगा। तो ये पूरे चीजें करने से एग्रीकल्चर करने में, डिजास्टर मैनेजमेंट करने में और रूरल डेवलपमेंट करने में हमें मदद मिलनी थी। यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आखिरी टॉपिक पे, विच इज क्लाइमेट चेंज। अब आपको तो पता है कि क्लाइमेट एक जगह का फिक्स होता है, ऐसे एकदम सडनली चेंज नहीं होता है। वेदर होता है चेंज, डे टू डे में चेंज हो जाता है, आर टू आर में चेंज हो जाता है। क्लाइमेट नहीं चेंज होता है इतनी तेजी से। तो भाई अगर एकदम से जैसा आपका नॉर्मल क्लाइमेट था उसमें चेंज आ जाए, तो टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाए, तो विंड पैटर्न चेंज हो जाए, तो अभी आपने देखा होगा यूरोप में हीट वेव्स आई, सड़कें मेल्ट हो गई, साइन बोर्ड मेल्ट हो गए, लोगों के टायर्स मेल्ट हो गए। अब यूरोप के लोगों का क्लाइमेट ऐसा होता नहीं था, 30-32 डिग्री सेल्सियस में उनके ये हाल हो गए। तो उन्होंने कहा कि एकदम से जो टेम्परेचर में चेंज हुआ हमारे क्लाइमेट में, क्योंकि ऐसा होता नहीं था, तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी क्लाइमेट चेंज पर डाल दी। इसके अलावा रेनफॉल, मान लेते हैं कहीं कम रेनफॉल होती है और एकदम से बहुत हो जाए, क्लाइमेट चेंज। कहीं बहुत रेनफॉल होती थी, एकदम से कम हो जाए, क्लाइमेट चेंज। तो जो नॉर्मल चलता था क्लाइमेट, अगर उसमें कुछ चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। अब अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये हो क्यों रहा है सर? इसका सबसे पहला रीजन है हम लोग जो फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, ये जो फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, इससे हमारे एनवायरमेंट को नुकसान आ रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन चेंज हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर का कंपोजिशन चेंज हो रहा है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, हम जो जंगल काट रहे हैं उनके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूशन, PM2.5, PM10, इस तरीके के मैटर जो होते हैं, जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ये एटमॉस्फेयर को खराब कर देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकल रही हैं जो एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं। यही नहीं, यहां पे बताया गया है कि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं, अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं आप लोगों को नहीं पता होगा। मेरी जान, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ने पर हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती हैं, ठीक है। अभी तुम मुझे मेरा वीडियो देख रहे हो, अपने दोनों हाथ को पास लेकर आओ और उसके ऊपर सांस छोड़ो, तो तुम्हें गरम गरम फील होगा, क्योंकि जब हम एक्सहेल करते हैं तो मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, गर्म गैस है। ये गैस हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है।
एटमॉस्फेयर गर्म होता है तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है तो कोस्टल इलाके डूब रहे हैं, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, मिथेन, वाटर वेपर, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है। अब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे इकोसिस्टम पर असर पड़ रहा है। सर इकोसिस्टम कैसे? भाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पोलार बियर रहते थे, बर्फ की चादर में उनको रहने की आदत थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण वो बर्फ पे मेल्ट हो रही है, अब वो कहां रहेंगे? इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ पे असर पड़ता है। अगर मान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज के कारण आज भारत में टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हीट वेव्स के कारण, हीट स्ट्रोक के कारण हम लोग मरने लगेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपेंड हो रहा है, जहां बारिश होनी चाहिए वहां बारिश नहीं हो रही है, जहां नहीं होनी चाहिए वहां हो रही है, लगी लगाई फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसके अलावा लाइवलीहुड, बहुत सारे लोग इसी नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। एक नदी पर मछली पकड़ रहा है एक आदमी, नदी सूख गई क्लाइमेट चेंज के कारण, अब वो मछली कहां पकड़ेगा? उसकी लाइवलीहुड चेंज हो गई। सर क्लाइमेट चेंज से बचना है, बताइए क्या करें? पहला काम है कार्बन फुटप्रिंट कम करो। सर ये कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? इवन आपकी एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। डेफिनेशन ये कहती है, कार्बन फुटप्रिंट की डेफिनेशन ये कहती है कि आप जो ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ रहे हो उसको आप कम करो। रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, उसको कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, तो कार्बन फुटप्रिंट इज व्हाट? द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिटेड इन द एटमॉस्फेयर। तो वो कह रहा है ग्रीन हाउस गैसेस कम करोगे तो कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज से बच जाओगे। दूसरी बात बता रहा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करिए। फॉसिल फ्यूल की जगह आप लोग दोस्तों सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। फॉरेस्ट को बचाइए, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था एफॉरेस्टेशन करिए, और इसके अलावा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ जाइए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुरंत इस वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए। वो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जितने बच्चों ने ए जवाब दिया था उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं पंजाब फ्लड में। दरअसल बात है 2005 की, और पंजाब में भयंकर बाढ़ आई थी। आपको तो पता ही होगा पंजाब का मतलब ही होता है पंजाब, यानी 5 रिवर्स वाली लैंड पंजाब होती है। तो पंजाब में 5 नदियां बहती थी, और ये यहां पर देखा गया कि 2005 में, यहां पे देखा गया कि 2005 में सीवियर फ्लड आई, और उस फ्लड से कई सारे लोग मारे गए, कई सारे लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। यहां पे बोला गया है कि इसका रीजन क्या है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पंजाब फ्लड का रीजन क्या है? 2 तरीके के रीजन थे, नेचुरल कॉज और मैन मेड कॉज। नेचुरल कॉज की बात करते हैं, लेकिन नेचुरल कॉज समझने से पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, और वो वर्ड है दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तभी आप नेचुरल कॉज समझ पाओगे। किताब वालों ने तो नेचुरल डिस्टर्बेंस लिख के छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं समझाया। मैं बताता हूं, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि भाई यहां पर आपके सामने वर्ल्ड मैप का छोटा सा टुकड़ा है, यहां पर है इंडिया, और यहां पर एक सी है जिसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई सूरज की पोजीशन कुछ इस तरीके की हो चुकी होती है कि यहां पे बन जाता है हाई प्रेशर और यहां पे बन जाता है लो प्रेशर। और ये तो इतिहास गवाह है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती है। तो यहां पर हमने देखा कि हवा चलने लगी। अब ये जो हवा चल रही थी, हमने देखा कि ये हवा को अगर मॉइस्चर मिल जाए तो ये बारिश भी करा सकती है। और जब ये हवा चल रही थी तो ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से उड़ी, इसको मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर मिल गया। अब हवा के पास मॉइस्चर है, ये बरसने को तैयार है, बस कोई पहाड़ मिल जाए ये तुरंत बरस जाएगी। जैसे ही मेडिटेरेनियन सी से आने वाली हवाएं या इंडिया में एंटर करती हैं और इंडिया के हिमालय साइड से जाके टकराती हैं, तो वह इंडिया में बरसना शुरू हो जाती है।
भाई ये जो हवाएं आ रही हैं, ये चाहती तो ये ईरान, इराक, पाकिस्तान में भी तो बरस सकती थी, ये इंडिया में ही क्यों बरसी? क्योंकि बरसने के लिए, प्रेसिपिटेशन करने के लिए किसी चीज से टकराने की जरूरत है, और इंडिया में वो रोल प्ले करते हैं हिमालय। तो मेडिटेरेनियन सी से आने वाली जो हवा होती है वो इंडिया में बरसने लगती है, और इसी को कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से आ रहा है, ये वेस्ट की तरफ से आ रहा है, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो 2005 की अगर हम बात करें तो 2005 में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने इंडिया में बहुत बारिश कराई, स्पेशली पंजाब में बहुत कराई। इंडस नदी की 3 ट्रिब्यूटरीज थी, इंडस नदी की 3 ट्रिब्यूटरीज थी, सतलज, ब्यास, रवि, घाघर, ये सब इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज है। ये पहले ही बहुत ज्यादा ओवरफ्लो कर रही थी, और ये बारिश जो हुई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली, इन्होंने इन नदियों में और पानी भर दिया, और ये नदियां वो पानी सहन नहीं कर पाई और पंजाब में बाढ़ आ गई। इसके अलावा भाई जो भी पहाड़ों से पानी आ रहे थे, छोटे मोटे नाले वगैरह आ रहे थे, वो सब भी ओवरफ्लो होने लगे। तो मेजर आप ये देख सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पंजाब में फ्लड आई थी 2005 में, लेकिन इसके कुछ ह्यूमन कॉज भी हैं। छोटे मोटे पंजाब के लोगों ने डैम्स बना रखे थे, लेकिन जब ये सतलज, बियास, रवि और घाघर नदी तूफान की तरह बहने लगी, उफान पर आ चुकी थी, तो ये छोटे छोटे फ्लड को कंट्रोल करने के लिए जो दीवारें बनाई गई थी वो टिक नहीं पाई, वो सब बह गई, और पंजाब में लोगों को इसका नुकसान पहुंचाना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने क्या करा था, नदी किनारे घर बना लिया था, जबकि सरकार ने मना किया था कि ये नदी का एरिया है, इधर घर मत बनाओ, क्योंकि नदी में जब पानी बढ़ेगा तो ये इलाके डूब जाएंगे। लोग नहीं माने, नदी का जब स्तर बढ़ा, लेवल बढ़ा, वो इलाके डूब गए और लोग मर गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डैम्स वगैरह जो थे उसमें नीचे बहुत सारा मलबा जमा हो गया था। अब अगर एक डैम की डेप्थ इतनी है और अगर मैं आधे में मलबा जमा कर दूंगा तो पानी केवल इतना स्टोर हो पाएगा, तो फिर ये बाकी पानी कहां जाएगा? ये साइड वाइज जाने लगेगा, लोगों के घरों में, जंगलों में, गांव में घुसने लगेगा। तो ये वो चीजें थी जिसके कारण ह्यूमन मेड भी हम कह सकते हैं कि ये फ्लड थे। दोस्तों आगे आ जाते हैं कि पंजाब फ्लड की अगर हम बात करें तो इसका क्या नुकसान हुआ। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। कुछ लोगों का अनुमान है कि 20 लोग लगभग इस फ्लड में मारे गए थे, और 4 लाख लोगों को अपना घर छोड़ के जो रिलीफ कैंप थे उनमें शिफ्ट होना पड़ा, गवर्नमेंट वाले। इसके अलावा बताया गया है कि बहुत सारा फार्मलैंड जो था वो डूब गया, और पंजाब में आपको पता है कि हमारा एग्रीकल्चर बहुत होता है, तो जब फ्लड आई, खेत डूब गया, तो इससे हमारे पास खाने की कमी हो गई। बहुत सारे पोल्ट्री और डेयरी एनिमल्स जो थे वो इस फ्लड के अंदर डूब गए, तो मिल्क प्रोडक्शन भी हमारा बहुत ज्यादा खराब हो गया, एग वगैरह मिलना मुश्किल हो गए। और लास्ट बताया गया है कि जो ये फ्लड का पानी रुक गया था, उस पानी पे मलेरिया के मच्छर, डेंगू के मच्छर पनपने लगे, और इस फ्लड के बाद इन बीमारियों से पंजाब के लोगों को बहुत नुकसान हुआ। अब वैसे तो यहां पर आपका चैप्टर समाप्त होता है, लेकिन इस बार इस चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया, जो मुझे लगता है कि ये इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगले साल ये गलती एनसीईआरटी सुधारेगा, लेकिन तुम तब तक 10th में जा चुके होगे और तुमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, तो इसीलिए अगले साल एनसीईआरटी गलती सुधारेगा, लेकिन मैं ये गलती तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। कोरियोलिस फोर्स। सर कोरियोलिस फोर्स क्या है? बड़ी सिंपल सी बात समझो आप। मान लेते हैं यहां पे एक मैरी गो राउंड नाम का एक झूला है, ठीक है? तुम बैठे थे 3 नंबर पे और मैंने तुमसे कहा एक बॉल फेंको 1 नंबर की तरफ। तुमने कहा इतनी सिंपल बात, ये लो सर, तुमने से बॉल फेंक दी। लेकिन जब तुमने बॉल फेंकी उसी टाइम पे मैंने मैरी गो राउंड घुमा दिया। अब जब तुम्हारी बॉल जा रही थी, मैंने मैरी गो राउंड घुमा दिया और 1 नंबर की जगह अब 4 नंबर वाला उसकी जगह आ गया, और जब तक बॉल वहां पहुंची तब तक 4 नंबर वाला आ चुका था। तुमने बॉल फेंकी थी 1 नंबर की तरफ, लेकिन ये मैरी गो राउंड घूमने के कारण अब वो 4 नंबर वाले के पास बॉल आई है। फिजिक्स है दोस्त, फिजिक्स है। समझ गए ना आप मेरी बात? उसी तरीके से हमारी धरती भी गोल गोल घूमती रहती है, और इसके कारण हमने ये देखा है कि जो धरती गोल गोल घूम रही है, जैसे मैरी गो राउंड गोल गोल घूम रहा है, वैसे धरती भी गोल गोल घूम रही है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाने वाली हवा जो होती है वो अपने राइट साइड में, और सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ हवा जो जा रही होती है वो अपने लेफ्ट साइड में बेंड हो जाती है,
और इसी को कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स। जैसे आपने बॉल फेंकी तो सीधे, लेकिन वो बॉल जा सीधे रही थी, लेकिन 1 नंबर की जगह 4 नंबर वाला यहां आ गया। तुम्हें लगा कि बॉल बेंड हो गई, मैंने तो 1 को भेजा था, 4 के पास चली गई, यानी बॉल बेंड हो गई, लेकिन बॉल की डायरेक्शन बेंड नहीं हुई, दरअसल ये मैरी गो राउंड घूम गया। उसी तरीके से धरती भी लगातार घूमती रहती है, और नॉर्थ की तरफ आने वाली हवा जो है वो हमें ऐसा लगता है कि बेंड हो गई, तो वो राइट की तरफ बेंड होती हुई दिखती है, और साउथ की तरफ जाने वाली जो हवा है हमें लगता है वो बेंड हो गई, वो लेफ्ट की तरफ बेंड होती हुई दिखती है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी का एक एक पेज, एक एक वर्ड, एक एक बॉक्स सिखाऊंगा, और साथ ही साथ इन चैप्टर से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। इस पूरे चैप्टर से मैंने 11 क्वेश्चन निकाले हैं, और देयर इज अ हाई चांस कि तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट, तुम्हारे हाफ ईयरली, तुम्हारे जितने भी एग्जाम होंगे उनमें 11 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन फंसेंगे। ये है आपके सामने वो 11 क्वेश्चन। आपको बढ़िया वीडियो को पॉज करना है, इनका स्क्रीनशॉट लेना है, 7 ये रहे, 4 आपके ये रहे दोस्तों। तो ये 11 क्वेश्चन में से कोई 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बात वाली बात। अब यहां पर दोस्तों हमारा ये वाला वन शॉट भी खत्म होता है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको अगला वन शॉट कौन से चैप्टर का चाहिए। अगर आपको ये वन शॉट अच्छा लगा हो तो एक लाइक और इस वीडियो पे एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले वन शॉट के अंदर, बाय।